हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है मेरी? अगर आप में से कोई बता दे, इफ आई एम ऑडिबल देन लेट्स स्टार्ट करें। ओके। देखें जी, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट मैंने अपने लेक्चर्स में, कि हम इस तरीके से सेटिंग करेंगे कि हम इंस्टीट्यूट वाइज चलें। तो आज मैंने सोचा कि हम जो है दो लेक्चर्स करते हैं लिमिटेशन के ऊपर, लॉ ऑफ लिमिटेशन 19 के ऊपर जो है हम। आवाज स्लो आ रही है आपको? शायद नेटवर्क इशू होगा इस वजह से। बहरहाल, आज का जो टॉपिक है वो हम लॉ ऑफ लिमिटेशन के ऊपर करने वाले हैं। लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1908 के ऊपर। बेसिकली इसके ऊपर हम दो लेक्चर करेंगे, एक आज का लेक्चर होगा और एक कल का लेक्चर होगा। दोनों लेक्चर्स में हम जो है पूरा लिमिटेशन एक्ट जो है, जो सेक्शन पोर्शन इसका है, उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अब देखें, लॉ ऑफ लिमिटेशन जो है बेसिकली एक प्रोसीजरल लॉ है। कुछ लॉज ऐसे होते हैं जो सब्सटेंटिव लॉज होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो प्रोसीजरल लॉज होते हैं। सब्सटेंटिव लॉज आपको राइट्स आपके क्रिएट करते हैं। प्रोसीजरल लॉज जो होते हैं वो आपको प्रोसीजर बताते हैं, आपको बताते हैं कि अगर कोई चीज इस तरीके से है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, आपने कोर्ट में किस तरीके से प्रोसीड करना है, आपने अगर ये सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो रहे हैं तो आपने उस पर किस तरीके से प्रोसीड करना है। तो बेसिकली लॉ ऑफ लिमिटेशन जो है वो प्रोसीजरल लॉ है। अब बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, हमारे लिए लॉ ऑफ लिमिटेशन को समझना बहुत जरूरी है। चाहे आप एलएलबी के स्टूडेंट्स हो, आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, आप प्रैक्टिसिंग लॉयर हो, आप तीनों के लिए लॉ ऑफ लिमिटेशन जो है समझना बहुत जरूरी है। लॉ ऑफ लिमिटेशन जो है, अब इसका अगर हम मेन ऑब्जेक्ट देखें, मेन इसका कॉन्सेप्ट देखें, तो वो ये है कि लिटिगेशन जो होगी, इट शुड बी ऑन टाइम। ये नहीं है कि अगर आप जो है, आपको कोई राइट आपका इन्फ्रिंज हुआ है और आप जो है घर बैठ गए और 12 साल बाद आपको याद आया कि हमने ये चीज, इसके बारे में लिटिगेशन में जाना है। बेसिकली मेन ऑब्जेक्ट जो लॉ ऑफ लिमिटेशन का ये है कि आपने जो भी लिटिगेशन करनी है, जो भी आपने एक्शंस लेने हैं, जो आपका राइट इन्फ्रिंज हुआ है उसके अगेंस्ट में, वो ऑन टाइम होने चाहिए, उसके बियॉन्ड नहीं होने चाहिए। उसके बियॉन्ड अगर होंगे तो आपकी जो रेमेडी है वो एक्सटिंग्विश होगी, आप वो रेमेडी अवेल नहीं कर पाओगे, जो भी सर्टेन टाइम पीरियड लॉ ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है उसके बियॉन्ड। तो देखें, अब यहाँ लॉ ऑफ लिमिटेशन ये कहता है कि कुछ ऐसे सूट्स हैं, कुछ ऐसी अपील हैं, कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिनका हमने टाइम पीरियड फिक्स कर दिया गया है। और जिस उस टाइम के बियॉन्ड जो है आप वो सूट फाइल नहीं कर सकते, आप वो अपील्स जो है वो मूव नहीं कर सकते, आप एप्लीकेशंस मूव नहीं कर सकते। साथ ही साथ लॉ ऑफ लिमिटेशन कुछ एक्सेप्शंस भी दे रहा है कि अगर कोई, आप सूट फाइल करने का टाइम पीरियड आपका एक्सपायर हो गया, तो आप किस तरीके से उसको कंडोन कर सकते हैं, आप किस तरीके से एक्सटेंशन ले सकते हैं टाइम की। तो ये सारी चीजें जो है आज के लेक्चर में जो है हम कोशिश करेंगे कि समझने की कोशिश करें। लेकिन बहरहाल ये है कि पहले तो हम पूरा इसका स्ट्रक्चर देख लें कि लिमिटेशन जो एक्ट है वो बेसिकली है क्या। देखें, लॉ ऑफ लिमिटेशन जो है वो बेस करता है, जो लॉ ऑफ लिमिटेशन की जो बिल्डिंग बनी हुई है वो तीन ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, लीगल मैगजिम्स हैं, जिनके ऊपर ये पूरी लॉ ऑफ लिमिटेशन की बिल्डिंग बनी हुई है। पहला क्या है? पहला है डिले डिफीट्स इक्विटी। पहला जो प्रिंसिपल है वो ये है कि डिले डिफीट्स इक्विटी। इक्विटी क्या होता है? इक्विटी का मतलब होता है कि जस्टिस या फेयरनेस। अगर आप डिले करेंगे तो आपको वो जस्टिस नहीं मिलेगा, आपको वो फेयर ट्रायल नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरा जो इसका प्रिंसिपल है वो ये है कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। वक्त जो है वो किसी के लिए इंतजार नहीं करता। तीसरा जो इसका मेन प्रिंसिपल, जो लीगल मैक्सिमम जिसके ऊपर लिमिटेशन बेस की गई है, वो ये कि लॉ हेल्प्स विजिलेंट नॉट इंडोलेंट।
अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो विजिलेंट होगा, जो अपने राइट, जो उसका राइट इन्फ्रिंज हुआ है, उसको उसकी रेमेडी अवेल करने के लिए विजिलेंट होगा, जो एक्टिव होगा, लॉ उसको हेल्प करेगा, ना कि लेजी पर्सन को। अगर आपका राइट इन्फ्रिंज हुआ है, कॉज ऑफ एक्शन आपको राइट हुआ है, तो आप आपका काम है कि जब आप विद इन टाइम जो है जाके आप सूट फाइल करें। ये नहीं कि आज मैं सो रहा हूँ तो कल मैं फाइल करूंगा। बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक पूरी लॉ ऑफ लिमिटेशन की बिल्डिंग जो है इन तीन जो है ग्राउंड्स के ऊपर, इन तीन जो है लीगल मैगजीम्स के ऊपर। अब आ जाते हैं लिमिटेशन एक्ट के ऊपर। देखें, इसको हमने पहले पूरा इसका जो है डायग्नोज करना है इसको, उसके बाद हम जितना भी इसको पढ़ेंगे वो इजीली हमें समझ आता जाएगा। अब लॉ ऑफ लिमिटेशन जो है वो बेसिकली, इसके जो पार्ट्स हैं, वो जो मेन दो पार्ट्स हैं इसमें। एक पार्ट इसका आता है सेक्शंस का पार्ट आता है, दूसरा पार्ट इसका आता है आर्टिकल्स का। जैसे सीपीसी में है, पहला पार्ट इसका सेक्शंस का होता है, दूसरा पार्ट उसका ऑर्डर्स का होता है। सेम इसी तरीके से लॉ ऑफ लिमिटेशन में दो पार्ट्स, मेन दो पार्ट्स। कौन से? एक है सेक्शंस का, दूसरा है आर्टिकल्स का। अब सेक्शंस क्या है, आर्टिकल्स क्या है? बेसिकली सेक्शंस में लॉ ऑफ लिमिटेशन हमें प्रोवाइड करता है प्रोसीजर, कि किस तरीके से आप जो है, अगर एक सूट टाइम पार्ट है तो उसको टाइम कैसे उसका एक्सटेंड करवा सकते हो, अपील का टाइम कैसे एक्सटेंड करवा सकते हो, कॉज ऑफ एक्शन के बारे में बता रहे हैं, सारी चीजें वो है जो कि आज जो है अभी हम पढ़ेंगे उसको आगे। दूसरा जो है इसका पार्ट है, वो आर्टिकल्स का पार्ट है। वो ये कहता है, उसमें आर्टिकल्स दिए गए हैं, उनमें ये है कि एक हर सूट के लिए, हर अपील के लिए, हर एप्लीकेशन के लिए टाइम पीरियड फिक्स कर दिया गया है कि ये एप्लीकेशन आपने मूव करनी है तो आपको ये टाइम, आपके पास ये टाइम है, इतने टाइम के अंदर अंदर आपने फाइल करनी है। ये अगर फॉर सपोज आपने सूट फाइल करना है तो आपने 3 साल बाद, या 3 साल के अंदर अंदर, या 1 साल के अंदर, 6 साल के अंदर, 12 साल के अंदर, मैक्सिमम 60 साल के अंदर अंदर आपने वो सूट फाइल करना है। बेसिकली ये आर्टिकल्स में। अब आर्टिकल्स के बाद ये फर्दर जो है, आर्टिकल्स जो है इसके, जो मैंने आपको बताया कि दो पार्ट्स हैं, एक सेक्शंस का पार्ट है, एक आर्टिकल्स का पार्ट। अब जो आर्टिकल्स का पार्ट आता है, वो आर्टिकल्स का पार्ट फर्दर तीन डिविजन्स में है। तो जो कंपोजिशन उसकी है वो फर्दर तीन डिविजन में डिवाइड की गई है, तीन पार्ट्स में। पहला पार्ट उसका जो आता है वो सूट से रिलेटेड आता है। आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 149 तक जितनी भी लिमिटेशंस, जितना भी टाइम पीरियड फिक्स किया गया है, वो पर्टिकुलरली एक्सक्लूसिवली डील करता है सूट से लेके। अगर आपके पास बुक है, आप खोल के बैठेंगे तो आपको पता चलेगा उसमें जो फर्स्ट पार्ट है स्केड्यूल का, समझ रहे हैं, फर्स्ट स्केड्यूल उसको कहते हैं। आर्टिकल्स का जो पार्ट है, सेकंड पार्ट जो मैंने आपको बताया, उसको फर्स्ट स्केड्यूल बोलते हैं। उसके अंदर फर्दर तीन डिविजन्स की गई हैं। पहली डिविजन्स में वो बता रहे हैं कि आर्टिकल 1 से लेके 149 तक जो है वो आपके पूरे सूट से डील करता है। कौन से सूट की कितनी लिमिटेशन होगी, कब तक, जो जितना भी टाइम फ्रेम है वो बताया गया है 149 तक। उसके बाद जो दूसरी जो इसकी डिवीजन है वो अपील से रिलेटेड है। वो डील करते हैं, आर्टिकल्स जो है वो 150 से लेके 157 तक, आगे जितने भी आर्टिकल हैं 150 से 157 तक जो है वो सारे अपील से डील करते हैं। अब यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि अगर सूट्स हमारे पास इतने हैं, अगर सूट्स हमारे पास 1 से लेके 149 तक जो है सूट्स की लिमिटेशन दी गई है, तो जाहिर सी बात है सूट्स की तो अपील भी होती है। तो अपील्स के आर्टिकल्स इतने कम क्यों है? पांच, मेरे ख्याल से हार्डली 7 आर्टिकल है 150 से लेके 157 तक। वो इतने कम क्यों? क्योंकि देखिए अपील्स में मोस्टली क्या होता है, अपील्स में जो लॉज होते हैं, जो स्पेशल लॉज होते हैं, वो ज्यादातर अपने वो अपने इंस्टीट्यूट के अंदर अंदर अपनी अपील्स के जो लिमिटेशन है, टाइम पीरियड है, वो फिक्स करके दे देते हैं ऑलरेडी। तो जहां पे नहीं दिया हुआ वो आर्टिकल्स यहाँ पे हमने इसमें इंक्लूड कर दिए 150 से लेकर 157 तक। अब जैसे रेंट प्रोमिसेस में उसने अपील का अपना टाइम पीरियड फिक्स किया हुआ है, बताया हुआ है, तो वो चीज यहाँ पे देने की जरूरत नहीं थी, इसी वजह से। अब 158 से लेके ऑनवर्ड जितने भी हैं 183 तक है, वो सारे एप्लीकेशन से डील करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन है, उनके टाइम पीरियड से रिलेटेड वो डील करते हैं। समझ आ रही है यहाँ तक मेरी? आपको बात समझ आ रही है? आपको एक स्ट्रक्चर पूरा मैंने बता दिया कि किस तरीके से। अब अगर हम, ये तो हो गया पूरा, मैं आपको थोड़ा सा इसको और सिंपल करके आपको समरी दे दूं कि
हमने देखा कि लिमिटेशन जो है बेसिकली दो पार्ट्स के ऊपर बेस करता है, सेक्शन और आर्टिकल्स। सेक्शंस जो है वो 29 सेक्शंस तक हैं इसमें। आर्टिकल्स जो है जो सेकंड पार्ट में आते हैं वो है 183 आर्टिकल्स इसमें टोटल, जिसमें फर्दर तीन तीन डिविजन्स की गई हैं। 1 से लेके 149 तक सूट से रिलेटेड लिमिटेशंस दी गई हैं। उसके बाद आगे जो है अपील जो है 150 से लेके 157 तक डील गई है, सारे लिमिटेशन उसकी बताई गई है सिर्फ अपील से लेके। उसके आगे जितने भी ऑनवर्ड्स वो सारे एप्लीकेशन से रिलेटेड डील करते हैं, जितनी भी उसमें लिमिटेशंस बताई गई हैं वो सारी डील करती हैं एप्लीकेशन के टाइम पीरियड से। ठीक है, अब वापस आ जाते हैं पार्ट वन के ऊपर। पार्ट वन ये कहता है कि जो सेक्शन 29 है वो फर्दर डिवाइड किए गए हैं 4 से 5 हिस्सों में। ठीक है, पहला जो हिस्सा उसका है वो प्रिलिमिनरी है, वो जिसमें इंट्रोडक्शन दिया गया है। दूसरा पार्ट डील करता है डिसमिसल ऑफ सूट्स, अपील्स और एप्लीकेशन रिलेटेड, कि अगर आपकी एप्लीकेशंस डिसमिस हो गई, आपका ड्यू टू टाइम बार, ठीक है, आपकी एप्लीकेशन डिसमिस हो गई, टाइम खत्म हो गया, ठीक है, या सूट आपका डिसमिस हो गया, आपकी अपील्स डिसमिस हो गई, तो उससे आप कैसे बचोगे, आपका कंडोनेशन आप कैसे करोगे, कॉज ऑफ एक्शन आपको क्या होगा, वो सारी चीजें आपकी सेकंड पार्ट में डील करती है, जो कि सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 11 तक जो है वो डील करता है। ठीक है, तीसरा पार्ट इसका जो आता है सेक्शन का, वो चलता है सेक्शन 12 से लेकर 25 तक। थर्ड पार्ट, आप में से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मोबाइल में पीडीएफ लिमिटेशन एक खोल के बैठ जाए, अगर आपके पास बुक है तो वो आप अपने पास रख लें, ताकि आपके पास चीजें इजीली समझ आ जाएंगे आपको। तीसरा जो इसका पार्ट है वो कम्प्यूटेशन कंप्यूटेशन से डील करता है, कि आप किस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे, टाइम पीरियड की कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे, कि अगर मुझे सूट फाइल करना है तो वो टाइम पीरियड स्टार्ट कब होगा, खत्म कब होगा, वो सारी चीजें हम थर्ड पार्ट में इसकी कवर करने वाले हैं। फोर्थ पार्ट इसका है एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप ऑफ पोजेशन। फिफ्थ जो है उसका 7 क्लॉज है। अब ये सारा पूरा इसका मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया कि इस तरीके से जो है ये लिमिटेशंस पूरा हमें बना के कंपोज करके कंपाइल करके हमें दिया गया। ठीक है, अच्छा, अब सवाल ये है कि यहाँ पे आपको लिमिटेशन का पूरा आपको एक समझ आ गया कि लिमिटेशन जो है उसका पूरा स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक ऑब्जेक्ट उसका क्या है, कि हर चीज विद इन टाइम पीरियड होनी चाहिए, उसके बियॉन्ड नहीं होनी चाहिए, आपने जो भी करना है विद इन टाइम करो। ठीक है, अब कहाँ कहाँ ये चीज अप्लाई करती है, लिमिटेशन कहाँ पे अप्लाई करती है, कहाँ पे अप्लाई नहीं करती है, वो चीजें समझना जरूरी है। ठीक है, देखिए लिमिटेशन जो है मोस्टली सिविल साइड पे अप्लाई होती है। उसके अलावा जो है, मेरी आवाज मेरे ख्याल से आपको आज सही नहीं आ रही। मोहम्मद अहमद, बिल्कुल आप माइक का सही बोल रहे हैं, लेकिन आज मेरे पास माइक अवेलेबल नहीं है, इसी वजह से मैं बगैर माइक के आज कर रहा हूँ। जरूर आप थोड़ा सा आज जो है इसके ऊपर कंप्रोमाइज कर लें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट नेक्स्ट जो है उसमें हम दूसरा तो मैं थोड़ा जोर से बात करने की कोशिश करता हूँ। देखें, हम ये बात कर रहे थे कि अब लिमिटेशन की एप्लीकेबिलिटी के ऊपर हम बात करते हैं। ठीक है, कि लिमिटेशन जो है अप्लाई कहाँ पे होता है। मोस्टली लिमिटेशन एक्ट जो है वो अप्लाई होता है सिविल के केसेस। ठीक है सर, क्रिमिनल में भी अप्लाई होता है, क्रिमिनल में मोस्टली अपील्स के ऊपर होता है। बाकी आपका अगर कोई आपकी कोई क्रिमिनल कोई एक्शन हुआ है, कोई एफआईआर है, वो सारी चीजें उनके ऊपर कोई भी आप उसके ऊपर कोई भी लिमिटेशन नहीं आती। मोस्टली सिविल साइड पे जो है लिमिटेशन अप्लाई होती है। अब सवाल आता है कि क्या लिमिटेशन जो है वो मुस्लिम लॉज के ऊपर अप्लाई करती है। देखें, इसका जवाब बड़ा सिंपल है। मुस्लिम लॉ जो है वो लॉ ऑफ लिमिटेशन को रिकग्नाइज नहीं करता। ठीक है, लॉ ऑफ लिमिटेशन के ऊपर मुस्लिम लॉ ये कहता है कि हम जो है ये लॉ जो है ये रिपग्नेंट है टू द इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम। ये लॉ इस तरीके से हमारे ऊपर इम्पोज नहीं किया, ये मुस्लिम लॉ कह रहा है, समझ रहे हैं मेरी बात। किसके बारे में कह रहा है, लिमिटेशन एक्ट के बारे में कह रहा है। वो कह रहा है कि आप इस तरीके से एक किसी के ऊपर आप टाइम पीरियड फिक्स
नहीं कर सकते, आप किसी के ऊपर टाइम इम्पोज नहीं कर सकते कि अगर आप इतने टाइम के ऊपर नहीं आए तो आपका राइट खत्म हो जाएगा, आप दोबारा वो सूट फाइल नहीं कर सकते, आप वो अपील फाइल नहीं कर सकते, आप वो एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते। इसी वजह से जो मुस्लिम लॉ है वो ये कहता है कि हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते। हम इस तरीके से नहीं है कि अगर कोई बंदा जिसकी कोई कोई अगर उसके पोजेशन पोजेशन अगर उसकी प्रॉपर्टी से उसको डिस्पोजेस किया गया है, अगर कोई उसके उसके पैसे उसको नहीं दे रहा है, तो उसको क्योंकि टाइम पीरियड उसका खत्म है तो वो पोजेशन नहीं ले सकता, या वो अपने पैसे जो है वो वापस नहीं ले सकता। तो ये इसी वजह से मुस्लिम लॉ उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता, ठीक है। लेकिन लॉ ऑफ लिमिटेशन उसके इन रिटर्न जवाब क्या है? लॉ ऑफ लिमिटेशन ये कहता है कि हम किसी का भी राइट जो है वो एक्सटिंग्विश नहीं कर रहे। लॉ ऑफ लिमिटेशन बेसिकली किसी का राइट एक्सटिंग्विश नहीं कर रहा, वो एक रेमेडी एक्सटिंग्विश कर रहा है। लॉ ऑफ लिमिटेशन ये कहता है कि अगर मान लिया कि आपने 2 लाख रुपए फला बंदे से आपने लेने हैं, ठीक है, बी पार्टी से आपने 2 लाख रुपए लेने हैं, लेकिन लॉ ऑफ लिमिटेशन ये कह रहा है कि आप विद इन 3 इयर्स वो आप पैसे क्लेम करेंगे। आप ये नहीं कि बस 10 साल बाद 20 साल बाद आके वो आप उससे पैसे मांगे, आप विद इन 3 साल आ जाए, आप उससे पैसे मांगे, हम आपको लेके दे देंगे। लेकिन अगर आप उसके बियॉन्ड आएंगे तो आप हम ये नहीं कह रहे कि आप आपके अब 2 लाख रुपए गए, या आपके 2 लाख जो लेने का राइट था वो खत्म हो गया, या जो आपके 2 लाख थे वो आपने इसको दिए ही नहीं है, ये नहीं कर रहे हम ये कह रहे हैं कि आप थ्रू लिटिगेशन उससे क्लेम नहीं कर सकते। बहुत सारे और तरीके हैं, आप उससे जाके ले लो, आपका राइट तो है, आपके 2 लाख हम मानते हैं कि उसकी तरफ है, लेकिन अब हम आपको लेके नहीं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ लिमिटेशन का ये है कि वो रेमेडी खत्म करता है, राइट खत्म नहीं करता। मुस्लिम लॉ ये कहता है कि आप राइट खत्म करते हो, इसीलिए मुस्लिम लॉ उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता। आप देखेंगे मुस्लिम लॉ में जितने भी केसेस है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, खुला का केस हो गया, मेंटेनेंस का केस हो गया, ये सारी चीजें हैं, इनके ऊपर कोई भी लिमिटेशन अप्लाई नहीं है। आप खुला किसी भी टाइम आप जाके सूट फाइल कर सकते हो, खुला का, मेंटेनेंस का, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का, इनके ऊपर कोई भी लिमिटेशन नहीं है एक्सेप्ट वन सूट। एक लॉ, मुस्लिम लॉ सिर्फ सवाए एक सूट के, लॉ ऑफ प्रियम्पशन उसको कहते हैं। लॉ ऑफ प्रियम्पशन मुस्लिम लॉ के अंडर जो है वो चलता है, सिर्फ उसमें जो है मुस्लिम लॉ ने लॉ ऑफ लिमिटेशन को रिकॉग्नाइज किया हुआ है कि इसमें जो है हम आपसे आर्टिकल 10 जो है वो ड्राइव कर रहे हैं। आर्टिकल 10 जो लिमिटेशन का है उसमें लॉ ऑफ प्रियम्पशन की लिमिटेशन दी हुई है 1 साल के अंदर अंदर। तो सवाए एक लॉ ऑफ प्रियम्पशन के लॉ मुस्लिम लॉ इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता। उस पे मुस्लिम लॉ पे अगर आपसे बेसिकली कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, जुडिशरी में आ जाता है, एग्जाम्स में आ जाता है एलएलबी के हवाले से कि मुस्लिम लॉ पे लॉ ऑफ लिमिटेशन अप्लाई होती है नहीं होती, तो बेसिक और सिंपल इसका जवाब ये कि नहीं होती, सवाए एक के जो कि लॉ प्रियम्पशन, वो भी अंडर मुस्लिम लॉ जो है गवर्न होता है। आर्टिकल 10 जो है लॉ ऑफ लिमिटेशन का, लॉ ऑफ प्रियम्पशन की लिमिटेशन बताता है 1 साल के अंदर अगर हमने वो सूट फाइल करना। अब लॉ ऑफ प्रियम्पशन का सवाल जरूर आपके माइंड में होगा कि लॉ ऑफ प्रियम्पशन है क्या बेसिकली। देखिए थोड़ा सा मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट दे दूं ताकि आगे आपको वो चीजें समझने में आसानी होगी। देखिए लॉ ऑफ प्रियम्पशन ये कहता है कि अगर मेरे घर के बराबर में किसी का घर है, या मान लीजिए मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ या ग्राउंड फ्लोर पे हूँ, जो मेरे ऊपर रहते हैं सेकंड फ्लोर पे, अगर वो अपना फ्लैट सेल कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो अपना फ्लैट सेल कर रहे हैं तो फर्स्ट राइट किसका होगा? फर्स्ट राइट मेरा होगा कि वो फ्लैट में खरीदो। अगर नीचे मैं सेल कर रहा हूँ तो फर्स्ट राइट उनका होगा कि वो आपके मुझसे खरीदें, ठीक है। अगर हम इंटीरियर से इनकी बात करें, इंटीरियर साइड की बात करें, जमीनों के बारे में बात करें कि अगर एक जमीन मेरी है उसके बराबर में किसी और की जमीन है, अगर वो जमीन बेच रहा है तो उस मेरा फर्स्ट राइट बनता है कि वो जमीन उससे मैं खरीदूं, वो मुझे मना नहीं कर सकता। ये कहाँ से मेरा राइट बना? ये बना मेरा लॉ ऑफ प्रियम्पशन से। अब उसका अलग डिफरेंट प्रोसीजर है, किस तरीके से आप उससे लेंगे, क्राइटेरिया क्या है, आप सूट फाइल किस तरीके से लॉ ऑफ प्रियम्पशन का करेंगे। आप डायरेक्ट जाके लॉ ऑफ प्रियम्पशन का सूट फाइल नहीं करेंगे, उसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं। आप जंपिंग डिमांड करेंगे, आप उससे पहले मांगेंगे, अगर वो नहीं दे रहा। अब लॉ ऑफ प्रियम्पशन का सूट बेसिकली हम फाइल कब करेंगे? अब मान लीजिए कि एक बंदा फर्स्ट फ्लैट पे रहता है, फर्स्ट फ्लोर पे रहता है, उसने अपना सेल फ्लैट जो है वो सेल करना है। मैंने उससे बोला भी कि यार ये फ्लैट जो है मैं सेकंड फ्लोर पे हूँ, मेरा हक बनता है ये आप मुझे दे दे, वो मुझे मना कर रहा है, मुझे नहीं दे रहा, तो क्या मैं लॉ प्रियम्पशन का सूट जाके फाइल करूंगा? नहीं फाइल करूंगा, क्योंकि अभी तक मेरा कॉज ऑफ एक्शन जो है वो अराइज नहीं हुआ है, राइट मेरा इन्फ्रिंज नहीं हुआ है।
क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि अभी तक उसने किसी और को सेल नहीं किया है, सेल आउट नहीं किया है। तो जब तक वो सेल आउट नहीं करता, वंस अगर सेल डीड किसी और के साथ बन गई, वंस अगर उसने अपने फ्लैट की पोजीशन किसी और को दे दी, तो मेरा राइट जो है वो इन्फ्रिंज होगा। तो फिर मैं जाके कोर्ट से जो है वो क्लेम करूंगा, बेसिकली लॉ ऑफ प्रियम्पशन का सूट फाइल करके उससे वो प्रॉपर्टी क्लेम करूंगा। किससे क्लेम कर सकता हूँ? दोनों से कर सकता हूँ। जो बेचने वाला था, जो फर्स्ट फ्लोर पे रहता था, जो बेचने वाला था, मैं उससे भी उसको भी पार्टी बना सकता हूँ, उससे भी क्लेम कर सकता हूँ। या जिसने खरीदा है, मैं उससे भी मांग सकता हूँ कि ये इस पे मेरा हक था, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ प्रियम्पशन, और ये मेरा बनता है, आप मुझे दे दे। तो इस तरीके से मैं अपना जो है राइट क्लेम कर सकता हूँ। बेसिकली इसमें 3 पर्सन ऐसे होते हैं जो कि ये राइट जो है क्लेम करते हैं। हर किसी के लिए लॉ ऑफ प्रियम्पशन नहीं है, ये सिर्फ 3 लोगों के लिए होता है। पहला होता है कि शाफी शरीक होता है, बेसिकली जो कि को ऑनर होता है आपकी प्रॉपर्टी का। अगर एक घर है उसके 2 ऑनर है, तो अगर जो को ऑनर है वो दूसरे ऑनर से वो राइट जो है क्लेम कर सकता है। दूसरा शाफी खलत होता है, जो कि नेसेसिटीज में पार्टिसिपेंट होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं कि शाफी खलिद जो है, अगर एक घर मेरा है, बराबर में किसी और का घर है, लेकिन नेसेसिटीज या एमिनिटीज जो है वो हमारी एक है। हमारी वाटर पाइपलाइन जो है वो एक यूज कर रहे हैं हम, लाइन का जो कनेक्शन, लाइट का जो कनेक्शन है वो हम एक यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो एक बेचने वाला है, उससे मेरा राइट बनता है कि मैं उससे वो प्रॉपर्टी क्लेम करूं, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ प्रियम्पशन, ठीक है। तीसरा जो इसमें आता है वो शाफी जार होता है, जिसको सिंपल वर्ड्स में नाइबर बोलते हैं, कि नाइबर्स भी है आपका, उन नाइबर्स का भी राइट बनता है लॉ ऑफ प्रियम्पशन को क्लेम करने का, ठीक है सर। अब लॉ ऑफ प्रियम्पशन बेसिकली आपको, आई होप कि समझ आ गया होगा। लिमिटेशन का आपको कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया कि लिमिटेशन क्या है, किस तरीके से है, ठीक है। बेसिकली सिंपल वर्ड्स में मैं आपको लॉ ऑफ प्रियम्पशन की डेफिनेशन ये बता रहा हूँ कि लॉ ऑफ प्रियम्पशन जो है वो मोहम्मदन लॉ से गवर्न होता है। लॉ ऑफ प्रियम्पशन ये कहता है कि 3 ऐसे लोग, जो कि मैंने अभी आपको बताया, एक है शाफी शरीक जो को ऑनर है एक प्रॉपर्टी का, या एक है शाफी खलिद जो कि एमिनिटीज, जो कि मतलब 2 घर हैं, लेकिन दोनों घर लाइट का कनेक्शन, एक एमिनिटीज उनकी कॉमन है, लाइट का कनेक्शन एक यूज कर रहे हैं, या उनका वाइट वाटर का जो कनेक्शन है वो एक है, वो बंदा, या जो शाफी जार है जो आपका पड़ोसी है। ये 3 ऐसे बंदे हैं, जब आप अपनी प्रॉपर्टी सेल करेंगे तो इन तीनों का पहला हक बनता है आपसे वो प्रॉपर्टी लेने का। ये लॉ प्रियम्पशन की डेफिनेशन है, ये लॉ प्रियम्पशन हमें बताता है। लॉ प्रियम्पशन बेसिकली हमारा एक राइट क्रिएट करता है कि जब अगर मैं प्रॉपर्टी खरीद सेल कर रहा हूं, तो 3 लोग, जो कॉर्नर है, जो शाफी खलत है, जो कि शाफी जार मतलब जो नाइबर है, ये 3 लोग होंगे। अगर कॉर्नर नहीं है, ठीक है, कोई मसला नहीं, नाइबर तो है ना, तो नाइबर का पहला हक है कि वो आके जो पड़ोसी है उसका पहला हक है इस प्रॉपर्टी पे खरीदने का। समझ रहे मेरी बात? तो ये लोग जो है ये खरीद सकते हैं, ये लॉ प्रियम्पशन ने हमें एक राइट दिया है। अब लॉ प्रियम्पशन हमारे पास कोई रिटर्न में है नहीं, शुरू से तो पहले तो बिल्कुल पूरे चारों प्रोविंसेस में नहीं था, लेकिन 1987 के बाद जो है वो पंजाब में उनका प्रियम्पशन एक्ट बन गया है, और केपीके में भी जो है प्रियम्पशन एक्ट बना हुआ है, वो उसके हिसाब से गवर्न होता है। लेकिन हमारे पास और बलूचिस्तान में लॉ प्रियम्पशन का कोई लॉ नहीं है। तो हम कहाँ से इसको गवर्न करते हैं? हम मोहम्मदन लॉ से इसको ड्राइव करते हैं, मोहम्मदन लॉ से हम इसको पढ़ते हैं, समझते हैं ये सारी चीजें। लॉ प्रियम्पशन का जो लॉ ऑफ लिमिटेशन में आर्टिकल दिया है वो आर्टिकल 10 है, जिसमें 1 साल की लिमिटेशन बताई गई है कि आप 1 साल के अंदर अंदर सूट फाइल करते हो। लेकिन सूट, अब वो आपका टाइम पीरियड स्टार्ट कब से होगा? मेन सवाल ये है कि आपका लॉ ऑफ लिमिटेशन का जो सूट है, वो आपका टाइम पीरियड कब स्टार्ट होगा, आपका कॉज ऑफ एक्शन कब होगा? वो तब होगा जब आपका जो जो को ऑनर है, जहाँ जो आपका नायब है, उसने प्रॉपर्टी सेल कर दी, सेल डीड बन गई, वो रजिस्टर्ड हो गई, पोजीशन दे दी, इन तीनों में से कोई भी एक चीज हुई, तो जाके आप सूट फाइल करेंगे, तब से जाके आपका। अगर मान लो कि अगर मैंने आज जो है अपनी प्रॉपर्टी सेल कर दी, मैंने सेल डीड बना दी,
तो जो नाइबर होगा उसका लॉ प्रीएम्पशन क्लेम करने का जो टाइम पीरियड है वो आज से शुरू हो गया अगले साल तक, इसी दिन तक, अगले साल इसी दिन तक। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये था लॉ प्रीएम्पशन का कॉन्सेप्ट। लॉ ऑफ लिमिटेशन के ऊपर वापस आ जाते हैं। देखें अब इसमें हम आगे जो सेक्शंस का है, हम अभी तो फिलहाल पहले सेक्शंस को करेंगे। सेक्शंस में शुरू होते हैं आर्टिकल सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 29 तक। इसमें सेक्शंस हैं जो कि अभी करंटली एप्लीकेबल हैं। सेक्शन 30, 31 और 32 जो है वो रिपील हो चुका है। अब कुछ सेक्शंस आज हम कवर करेंगे, कुछ सेक्शंस हम कोशिश करेंगे कि कल जो है इसको कवर कर खत्म करें, ठीक है। बाकी रही आर्टिकल्स की बात, तो आर्टिकल्स में ऐसा कोई समझने की बात नहीं है। आप उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप एक दफा अगर उनको पढ़ लेंगे, सिंपल उसमें लिखा हुआ है कि ये सूट है, सूट फॉर पोजीशन है, इसकी ये लिमिटेशन है। सूट फॉर रिकवरी है, इसकी ये लिमिटेशन है। सूट फॉर डिक्लेरेशन है, उसकी ये लिमिटेशन। इस तरीके से उसके मैंने आपको तीन डिविजन बता दिए। आपको अगर सूट की लिमिटेशन देखनी है तो फर्स्ट डिवीजन में चले जाए 1 से लेकर 149 तक। अगर आपको अपील की डिवीजन देखनी है, लिमिटेशन देखनी है, तो आप 150 से लेकर 157 तक चले जाए। अब एप्लीकेशंस की देखनी है इसी तरह, तो आप ऑनवर्ड्स जो है 158 से लेके आप 183 तक जो है जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट जो है वो सेक्शन 3 से लेके ऑनवर्ड सेक्शन है। हम इनको इस तरीके से समझेंगे कि कल को अगर हमारे पास, अगर हम जुडिशरी में अपीयर हो रहे हैं या अगर हम कोई एलएलबी के एग्जाम्स दे रहे हैं, तो उनमें हमने इन क्वेश्चन, इनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको हमने आंसर किस तरीके से करना है। मान लीजिए अगर हमसे कोई क्वेश्चन करता है कि एक्सटेंशन ऑफ टाइम पीरियड, ये सेक्शन है यहाँ पे, किस तरीके से होता है। हम कंडोनेशन, बेसिकली इसको हम कंडोनेशन कहते हैं कि कंडोनेशन हम कैसे करवाते हैं सूट्स की या अपील्स या एप्लीकेशंस की। तो हम उसका पूरा प्रॉपर आंसर जो हम किस तरीके से देंगे, चाहे हम जुडिशरी का पेपर अटेंड कर रहे हैं या एलएलबी का कर रहे हैं, तो हम किस तरीके से। तो अब जो हम पार्ट करने वाले हैं, पार्ट 2 जो है, वो जो मैंने आपको बताया था, डिसमिसल ऑफ सूट्स, अपील्स एंड एप्लीकेशंस, उस पार्ट के अंदर तीन मेन इंपॉर्टेंट जो है हम क्वेश्चंस निकालेंगे, ठीक है, जो कि अक्सर एलएलबी में भी पूछे गए हैं और मोस्टली जुडिशरी में तो वो पूछते हैं। तो उन तीनों क्वेश्चंस को हम निकालेंगे, मेन जो क्वेश्चन है वो निकालेंगे, उनको समझेंगे, उनसे रिलेटेड कौन से सेक्शंस हैं वो समझेंगे। अगर एक क्वेश्चन आ जाता है तो उसको आंसर किस तरीके से करना है वो अभी समझेंगे, ठीक है। देखिए सर, पहला जो इसमें क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि कंडोनेशन ऑफ डिले हम किस तरीके से कराएं। बेसिकली कंडोनेशन ऑफ डिले क्या होता है कि एक अपील का, एप्लीकेशन का या सूट का एक टाइम पीरियड दिया हुआ है, वो टाइम पीरियड खत्म हो गया, 3 साल का टाइम था वो खत्म हो गया। अब मैं क्या करूं, अब मेरे पास ऑप्शन है, लॉ ऑफ लिमिटेशन ये कहता है कि आप उसको कंडोन करवाओ, ठीक है। कंडोन करवाओ, आप अपना एक सफिशिएंट कॉज दो, सफिशिएंट रीजन बताओ कि आपने उस टाइम के दौरान क्यों नहीं सूट फाइल किया। अगर आपने कोर्ट को सेटिस्फाई कर दिया तो आप जो है, आपको फर्दर टाइम मिल जाएगा, आप फिर वो अपील और एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। बेसिकली कंडोनेशन ये है। अब यहाँ पे इसको हम किस तरीके से आंसर करेंगे, अगर अगर कंडोनेशन का सूट क्वेश्चन आ जाता है कि कंडोनेशन ऑफ डिले क्या है, तो बेसिकली कंडोनेशन ऑफ डिले से जो सेक्शन डील करता है वो सेक्शन डील करता है सेक्शन 5। लेकिन हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 3 से। सेक्शन 3 जनरल रूल बताता है। पहले तो सेक्शन 3 ये कहता है कि अगर एक सूट आपने फाइल करना है, या अगर आपने एक अपील फाइल करनी है, या अगर आपने एक एप्लीकेशन फाइल करनी है, तो वो आप फाइल करेंगे विद इन टाइम पीरियड जितना दिया गया है, चाहे वो अपने उसके स्पेशल स्टेट्यूट में दिया गया हो। अगर वहां पे नहीं है तो अगर यहाँ लिमिटेशन में दिया गया है, इस एक्ट में दिया गया है, तो उसके बियॉन्ड आप वो सूट फाइल नहीं कर सकते। सेक्शन 3 का जनरल रूल आपको समझ आ गया कि सेक्शन 3 सिंपल ये कहता है कि अगर मैंने एक सूट फाइल करना है रिकवरी ऑफ पोजीशन का या रिकवरी ऑफ मनी का या कोई भी और सूट फाइल करना है, लेट सपोज कि उसका टाइम पीरियड जो प्रिस्क्राइब्ड है वो 3 साल है। अगर मैं 3 साल, वो एक्सपायर हो गए 3 साल, तो मेरा सूट जो है वो डिसमिस हो जाएगा। वैसे कॉन्सेप्ट ये है कि टाइम पीरियड के बाद, एक्सपायरी ऑफ टाइम पीरियड, मेरा सूट डिसमिस हो जाएगा। इसी तरीके से अपील की, अगर 30 दिन के अंदर अंदर मैंने अपील फाइल नहीं की तो मेरी अपील जो है वो डिसमिस हो जाएगी।
और इसी तरीके से एप्लीकेशन है कि अगर जितना भी टाइम उसका दिया गया है, चाहे 30 दिन हो, 60 दिन हो, अगर मैं उसके अंदर अंदर अपील फाइल नहीं कर रहा, एप्लीकेशन फाइल नहीं कर रहा, तो वो डिसमिस हो जाएगी। जनरल रूल ये है। अगर अब उसमें आगे हम चाहेंगे एक्सेप्शंस की तरफ। एक्सेप्शन क्या है? सेक्शन 5 बेसिकली जो कंडोनेशन ऑफ डिले मैंने आपको बताया, वो इसकी एक्सेप्शन है। अगर हमारे पास सवाल आ जाता है कि सर आप कंडोनेशन ऑफ डिले जो है वो हमें बताएं कि कंडोनेशन ऑफ डिले जो लिमिटेशन के अंदर दिया गया वो क्या होता है, चाहे वो जुडिशरी में एग्जाम है, क्वेश्चन है, या एलएलबी में, तो हम पहले क्या करेंगे? पहले तो हम बताएंगे कि सर जनरल रूल क्या होता है। हम सेक्शन 3 को डिफाइन करेंगे। हम बोलेंगे सर जनरल रूल ये कहता है कि जब भी अगर आप टाइम पीरियड आपका एक्सपायर हो जाएगा, तो हमारा जो सूट हम फाइल करना चाह रहे हैं, जो हम अपील फाइल करना चाह रहे हैं, जो हम एप्लीकेशन फाइल करना चाह रहे हैं, वो डिसमिस हो जाएगी। ठीक है। लेकिन उसकी एक्सेप्शन जो है वो आती है सेक्शन 5 में, कंडोनेशन ऑफ डिले की सूरत में, कि हम किस तरीके से अपनी उस सूट को के टाइम को, उस अपील के टाइम को, उस एप्लीकेशन के टाइम को कंडोन करवा सकते हैं। उसके लिए सेक्शन 5 क्या कहता है? सेक्शन 5 ये कहता है, अब यहाँ पे समझने की बात है, अगर आपके पास बुक होती तो आप मजीद और सही तरीके से समझते। देखिए सेक्शन 5 ये कहता है, जब हम इसकी वर्डिंग पढ़ेंगे, तो सेक्शन 5 ये कहता है कि कोई भी अपील, एनी अपील और एप्लीकेशन फॉर रिवीजन और रिव्यू ऑफ जजमेंट और फॉर लीव ऑफ अपील और एनी अदर एप्लीकेशन, कहने का मकसद ये है कि कोई भी अपील या कोई भी एप्लीकेशन, ठीक है, अगर आप बियॉन्ड द टाइम फाइल करवाना चाह रहे हो, अगर आपका टाइम पीरियड खत्म हो रहा है, खत्म हो गया है, उसके बाद अगर आप फाइल करना चाह रहे हो, तो आप जो है एक सफिशिएंट कॉज देंगे कोर्ट को, कि मैं किस वजह से जो है मैंने इस जो अपील है, जो मैंने एप्लीकेशन है, वो फाइल नहीं की थी। समझ रहे मेरी बात? अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है आपके उस रीजन से, तो आपका टाइम पीरियड जो है, वो जो आपका जो आपने लेजीनेस की, आपने जो ऑन ऑन टाइम आप नहीं है, वो चीज कंडोन हो जाएगी। आपको फर्दर टाइम दिया जाएगा कि आप इस इतने टाइम के अंदर अंदर दोबारा आप ये अपील फाइल कर सकते हैं। मैंने इसको पढ़ा क्यों? पढ़ने का एक रीजन है। दोनों सेक्शंस के, मैंने दोनों सेक्शंस के ऊपर आपको एक डिफरेंस समझाने की कोशिश कर रहा हूं अभी। देखिए अगर हम सेक्शन 3 को पढ़ेंगे ना, तो वहां पे लिखा हुआ है कि एवरी सूट, अपील या एप्लीकेशन अगर टाइम बार्ड हो गई तो वो डिसमिस हो जाएंगी। ठीक है। लेकिन अगर हम सेक्शन 5 की बात करें, सेक्शन 5 में जाएंगे, तो सेक्शन 5 सिर्फ ये कह रहा है कि कोई भी अपील और कोई भी एप्लीकेशन एक्सपायर हो गई, टाइम पीरियड उनका खत्म हो गया, उसके बाद आप उनको कंडोन करवा सकते हो। अगर कैसे करवाओगे? आप सफिशिएंट कॉज देंगे। ठीक है। सवेरा शाह, देखिए आपका क्वेश्चन जो है, मैं उसी के ऊपर ही आ रहा हूँ, मैं यही चीज आपको समझाना चाह रहा हूँ। आप पहले थोड़ा सा इसको आंसर मेरा सुन लें, अगर आप सेटिस्फाई ना हो तो दोबारा क्वेश्चन कीजिए। देखें मैं आपको यही चीज समझा रहा था कि सेक्शन 3 हमें क्या कह रहे हैं, कि अगर आपका सूट, अपील, एप्लीकेशन टाइम बार्ड हो गई, टाइम उनका एक्सपायर हो गया, दैट मीन्स कि आपका सूट, अपील, एप्लीकेशन डिसमिस होगी, आप वो फाइल नहीं कर सकते। सेक्शन 5 ये कह रहा है कि आप एक्सेप्शन दे रहे हैं, कि आप उनको कंडोन करवा सकते हो। ठीक है। लेकिन सेक्शन 5 में मजे की बात यह है कि सेक्शन 5 सिर्फ ये कह रहा है कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि अपील और एप्लीकेशन, इसका मतलब ये है कि हम सूट कंडोन नहीं करवा सकते। अगर सूट के बारे में होता तो हम सूट भी इसमें लिखते कि भाई कोई भी सूट, एनी अपील, एनी एप्लीकेशन, अगर उनको आपने कंडोन करवाना है, तो आप जो है सफिशिएंट कॉज कोर्ट के सामने रखेंगे कि भाई ये रीजन था, बियॉन्ड सर्कमस्टांसेस थे, मेरे कंट्रोल में कोई चीज नहीं थी जिसकी वजह से मैं नहीं आ पाया ऑन टाइम, तो आप इसको कंडोन कर दो। लेकिन यहाँ पे सूट की कोई भी कंडोनेशन दी हुई नहीं है। ये मैं थ्योरेटिकल आपको बात बता रहा हूँ कि इसमें लिखा हुआ है सेक्शन 5 में, इसका मतलब हम ये अज्यूम ये करेंगे कि सूट की कंडोनेशन नहीं होती, अपील और एप्लीकेशन की होती है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे, प्रैक्टिकली इसको देखेंगे, तो सेक्शन 5 हर जगह यूज हो रहा है। सूट्स में भी यूज हो रहा है, जो है आपका अपील्स में भी हो रहा है, एप्लीकेशंस में भी हो रहा है। तो अगर इन केस आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि भाई अगर कंडोनेशन होती है तो किसकी होती है, तो हम उसमें तो एज पर, क्योंकि हमने तो वहां पे थ्योरेटिकली जाना है ना, तो वहां पे हम आंसर क्या करेंगे कि अपील्स और एप्लीकेशंस इसमें है सेक्शन 5 में, जो कि हम कंडोन करवा सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात ना?
तो लेकिन प्रैक्टिकली मैं आपको एक प्लस पॉइंट दे रहा हूँ कि प्रैक्टिकली सूट भी इसी में कंडोन हो जाता है। सूट अगर हमने कंडोन करवाना है वो भी हम सेक्शन 5 की जो है ना एप्लीकेशन लगा देते हैं कंडोनेशन ऑफ डिले की सूट के लिए भी। तो सूट भी इसी में हो जाता है। अब बाज दफा क्या होता है कि कोर्ट जो है वो एक दिन का डिले कंडोन नहीं करती है। बाज दफा ऐसा होता है कि वो 2 से 3 महीने का कंडोन भी कर देती है। वो डिपेंड करता है कि आपका कॉज ऑफ एक्शन जो सफिशिएंट कॉज है वो कितना सीरियस है। अब बाज दफा देखें, मुझे एक सूट फाइल करना था, आज उसका आखिरी दिन था, मैं सो गया, मैंने कहा कि चलो ठीक है कल करवा दूंगा, कल जाके मैंने रीजन दे दिया कि सर मैं तो कल भूल गया। तो ये तो कोई सफिशिएंट कॉज तो है नहीं ना, कोर्ट कहेगी क्या मतलब आप भूल गए, तो आज भी भूल जाओ फिर बस। आज क्यों आए हो फाइल करने, आज भी भूल जाओ, जाके सो जाओ। अब इस सिचुएशन में वो एक दिन का भी मेरा कंडोन नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम इसका दूसरा एग्जांपल देखें कि अगर फॉर सपोज कि मैं जो हूँ, मैं अपने लॉयर के साथ जो है एफिडेविट के साथ जो है मैं कोर्ट जा रहा हूँ और मैं ऑन टाइम हूँ, ऑन टाइम, अभी 2 हफ्ते 4 हफ्ते मेरा टाइम खत्म होने में बच रहे हैं, मैं ऑन टाइम जाके जा रहा हूँ सूट फाइल करने जा रहा हूँ, लेकिन होता ये है कि एक्सीडेंट हो जाता है, मैं कोमा में चला जाता हूँ या मैं 2 महीने हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। तो अब चीजें क्या होगी, अब सर्कमस्टांसेस क्या होंगे, अब बियॉन्ड कंट्रोल है मेरे। तो ये यहाँ पे जो सफिशिएंट कॉज होगा वो सीरियस सफिशिएंट कॉज है, इसमें मैं सारी चीजें अपनी रखूंगा। मैं डे 1 से लेके आखिरी दिन तक मैं सारे अपने जो भी जो प्रिस्क्रिप्शन हैं, जो सारी चीजें जो हॉस्पिटल है उसके जो बिल हैं, जो प्रिस्क्रिप्शन हैं, वो सारी चीजें मैं लाके उसमें रखूंगा कोर्ट में। तो कोर्ट जो है मेरा 2 महीने का भी जो डिले है उसको कंडोन कर देगी। वहां पे कोर्ट ने एक दिन का नहीं किया, यहाँ पे 2 महीने का कर दिया। तो डिपेंड करता है कि कॉज ऑफ जो आपका सफिशिएंट कॉज है वो कितना सीरियस है। ठीक है। अब देखें सफिशिएंट कॉज जो है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि सफिशिएंट कॉज क्या होता है, सफिशिएंट कॉज में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। देखिए सफिशिएंट कॉज में हम जो है उसमें एक बोनाफाइड मिस्टेक जो है अगर हमसे कोई हो गई है वो भी एक सफिशिएंट कॉज है। अब बोनाफाइड मिस्टेक कैसे हो गई है, लेट सपोज कि मुझे जो है केस फाइल करना था कराची की जो जुरिस्डिक्शन ईस्ट की है, वहां पे बेसिक जो मेरी जुरिस्डिक्शन बनती थी वो बनती थी कराची ईस्ट। ठीक है, कोर्ट कोर्ट में मैंने गलती से जो है, क्योंकि कभी कभार जुरिस्डिक्शन आप गलत उसको कैलकुलेट कर जाते हो, हमारा सूट फाइल हो गया साउथ में, हमने जाके सूट फाइल कर दिया। ठीक है, 5 साल केस चला भी, उसके बाद जाके कोर्ट को रियलाइज होता है कि यहाँ पे तो मेरी जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनती, ये तो मेरी जुरिस्डिक्शन में ही नहीं है। ठीक है, मेरे तो 5 साल गए ना। कोर्ट ने बोला कि भाई जाओ जहाँ जो अप्रोप्रिएट जो जुरिस्डिक्शन है जिस कोर्ट की, आप जाके उसमें सूट फाइल करो। अब मेरा टाइम जो था वो तो 3 साल का था, लेकिन यहाँ तो मैंने 5 साल तो यही लगा दिए, मेरा टाइम पीरियड तो गया। अब क्या होगा, तो ये मेरी एक बोनाफाइड मिस्टेक थी, मैंने इंटेंशनली नहीं किया था। ठीक है, बदनियती इसमें मेरी कोई भी नहीं थी। तो उसमें क्या होगा, ये सफिशिएंट कॉज मेरा यहाँ पे चल जाएगा। मैं बोनाफाइड इंटेंशन अगर मैं अपनी जो बोनाफाइड मिस्टेक है उसको मैंने शो करवा दिया, तो मेरा टाइम पीरियड जो कैलकुलेट होगा वो वही जो पहले दिन वाला था जब मैंने वो पहला सूट फाइल किया था वहीं से स्टार्ट होगा। वही मेरे तीन तीन साल जो है वही वहीं से ही काउंट हो गए। दूसरा ये है कि अगर आप बीमारी है, कोई इलनेस है, एक तो आप गॉड हो जाता है, अगर आप माइनर हो गए, या अगर माइनर हो गए नहीं बल्कि माइनर हो, या अगर आप किसी वजह से किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी और चीज की वजह से आप इंसेन हो गए हो, आप क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर पा रहे हो, आपको पता नहीं कि सूट क्या है और क्या मेरा राइट इन्फ्रिंज हुआ है, क्योंकि इंसैनिटी में क्या पता चलता है। तो इन चीजों में क्या है, ये सारी चीजें, ये सारे 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 सफिशिएंट कॉज हैं। ठीक है। अब आपको एक बात समझ आया कि हमारा एक अच्छा क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया कि लेट सपोज जुडिशरी में या एलएलबी के एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि कंडोनेशन ऑफ डिले सर क्या होता है, तो हम उसको किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। हम उसमें पहले तो बताएंगे कि बेसिकली के सूट्स डिसमिस क्यों होते हैं, एक जनरल प्रिंसिपल क्या होता है कि भाई जनरल प्रिंसिपल ये है कि सूट्स अब डिसमिस होंगे अगर आपका टाइम पीरियड एक्सपायर है। फिर हम उसमें आएंगे कि सर सेक्शन 5 इसकी जो है एक्सेप्शंस बताता है कि हम इस तरीके से इसको कंडोन करवा सकते हैं, ये सफिशिएंट कॉजेज है। ठीक है। अब उसमें आपको एक प्लस पॉइंट और है कि अगर आप सेक्शन 3 को पढ़ेंगे ना, तो उसमें पहली पहली लाइन ये लिखी हुई है कि सेक्शन 4 से लेके सेक्शन
25 तक जो है जितने भी सेक्शंस हैं इन सब को छोड़ के, अगर ये सारे सेक्शंस छोड़ के बाकी कोई भी और रीजन हो या कोई भी सूट का टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया हो तो वहां पे सूट डिसमिस होगा। अब सेक्शन 4 से लेके 25 तक क्या चीजें, वही चीजें, वही सफिशिएंट कॉजेज दिए हुए हैं। बेसिकली कहने का मकसद ये है कि आप अपना सूट एप्लीकेशन अपील कंडोन करवा सकते हो, लेकिन सफिशिएंट कॉज देके। वो सफिशिएंट कॉजेज क्या है, वो सेक्शन 4 से लेके सेक्शन 25 तक जितने भी सेक्शन है वो सारे सेक्शन सफिशिएंट कॉजेज है। अगर आप समझते हो कि आप विद इन टाइम पीरियड नहीं आए क्योंकि आपके पास कोई ऐसा मसला था जो कि इस सेक्शन 25 में आ रहा है, 4 से लेके 25 में आ रहा है, तो आप इनमें से उसको कंडोन करवा सकते हो। आपका सूट फिर जो है वो आप इंस्टीट्यूट कर सकते हो, आप अपील एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। आपको समझ आ रही है मेरी बात? ताकि फिर हम आगे इसका दूसरा एक क्वेश्चन कवर करें। अच्छा, वेरी गुड। अब देखें, सेक्शन 3 हो गया, सेक्शन 5 हो गया, सेक्शन अब 4 जो है, सेक्शन 4 ये कहता है बेसिकली, अब ये भी एक सफिशिएंट कॉज है। अब हम जितना आगे जाएंगे वो सारे सफिशिएंट कॉजेज कॉजेज ही होंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? मैं आपको बताता जाऊंगा। हमने 3 में पढ़ा कि डिसमिस हो जाएंगे सारे सूट्स अगर आपका टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया, या अपील और वो सारी चीजें डिसमिस हो जाएंगी। हमने आगे पढ़ा कि कंडोन हम करवा सकते हैं। सेक्शन 5 में हमने उसकी एक्सेप्शन पढ़ी कि हम उसको कंडोन करवा सकते हैं सफिशिएंट कॉजेज देके। फिर अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो चीज ये कि सफिशिएंट कॉजेज क्या हो सकते हैं। क्लियर है? मैं आपको अलग अलग करके डिवाइड करके बता रहा हूं ताकि कोई भी आपको, आप उसको मिक्स ना कर दें। अब हम आगे समझने वाले हैं कि सफिशिएंट कॉजेज हो सकते क्या हो सकते हैं। तो सफिशिएंट कॉज पहला ये हो सकता है, सेक्शन 4 ये कहता है, जो मैंने आपको पहले बताया सफिशिएंट कॉजेज, वो भी, उनके अलावा ये सारे भी जितने इसमें लिखे हुए सेक्शन 4 से लेकर 25 तक। अब सेक्शन 4 जो है एक सफिशिएंट कॉज हमें बोलता है। सेक्शन 4 ये कहता है, उसकी अगर जो इसका अगर हम टाइटल पढ़ें तो वो ये कहता है कि वेयर कोर्ट इज क्लोज व्हेन पीरियड एक्सपायर्स। अब मान लीजिए, सिंपल इसको मैं समझाऊं कि अगर जिस दिन मेरा टाइम पीरियड खत्म हो रहा है, अगर मान लो मैंने एक अपील फाइल करनी थी 30 दिन के अंदर अंदर, जो आखिरी दिन है 30, जो 30वां दिन है इसका आखिरी दिन है, वो आ रहा है इस फ्राइडे को। अगर इस फ्राइडे को कोर्ट बंद है तो फिर क्या होगा? बेसिकली ये सेक्शन 4 सिंपल ये बता रहे हैं। सेक्शन 4 ये कह रहा है कि अगर जिस दिन आपका टाइम पीरियड खत्म हो रहा है उस दिन कोर्ट बंद है, फिर आप क्या करेंगे? तो बेसिकली इसका मकसद ये है कि आप उसके नेक्स्ट डे, तो वो आपका टाइम पीरियड में वो दिन कंटिन्यू या काउंट नहीं होगा। अगले दिन जिस दिन आपका कोर्ट, जिस दिन कोर्ट खुलेगी उस दिन जाके आप वो सूट फाइल करवा सकते हैं। बेसिकली फॉर एग्जांपल, मेरा मेरा जो टाइम पीरियड है वो आज इस फ्राइडे को जो है खत्म हो रहा है, लेकिन इस फ्राइडे को ईद है या कोई और रीजन है जिसकी वजह से कोर्ट बंद है। तो अगला दिन जो भी होगा, जिस दिन कोर्ट खुलेगी, मेरा लास्ट डे जो होगा वो उस दिन काउंट होगा। मान लीजिए कि फ्राइडे को कोर्ट बंद है, मेरा आखिरी दिन फ्राइडे को खत्म हो रहा है, लेकिन फ्राइडे वाला दिन मेरा अब काउंट नहीं होगा क्योंकि कोर्ट बंद है। तो मेरा एक दिन जो बचा फ्राइडे का वो अभी बचा रहेगा जब तक कोर्ट खुलेगा। कोर्ट सैटरडे भी नहीं खुला, कोर्ट संडे भी नहीं खुला, कोर्ट खुला मंडे वाले दिन। तो बेसिकली मेरा आखिरी दिन क्या होगा? मेरा आखिरी दिन होगा मंडे। मंडे वाले दिन मैं सूट फाइल करूंगा। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात? अगर आपका, अगर आपसे कोर्ट क्वेश्चन करती है कि आपका 30 दिन आपका फ्राइडे को खत्म हो रहे हैं, तो आपका ये वैलिड रीजन होगा कि सर फ्राइडे को जो है हमारी कोर्ट्स बंद थी, ऑनरेबल कोर्ट जो है वो बंद थी। क्यों बंद थी? कोई फेस्टिवल था, कोई ईद थी, कोई कुछ था जिसकी वजह से। तो आज मैं जिस दिन कोर्ट दोबारा खुला है मैं आ गया। समझ रहे हैं? अब सेक्शन 3 और 5 को हमने मिला के पढ़ना है। इनका इनको कंडोनेशन का क्वेश्चन आ गया तो सेक्शन 3 पहले आएगा, फिर सेक्शन 5 हम बताएंगे। उसके बाद हमने आगे जो दूसरा सेक्शन, जो दूसरा हमने क्वेश्चन कवर करना है, उसके लिए 3 सेक्शंस हैं। देखें, लास्ट डे काउंट होगा, संडे संडे इसमें काउंट नहीं होगा। देखें, फॉर सपोज कि अगर आपका दिन जो है, लास्ट दिन जो है वो संडे आ रहा है, 30 डेज का आखिरी दिन आपका संडे आ रहा है, तो वो संडे का दिन आपका काउंट नहीं होगा क्योंकि उस दिन कोर्ट बंद है। सेक्शन 4 बेसिकली ये डील कर रहा है कि जिस दिन आपका कोर्ट बंद होगा, अगर लास्ट डे पे, जिस दिन व्हेन पीरियड एक्सपायर्स,
जिस दिन, अब पीरियड किस दिन, मैं ओवरऑल की बात नहीं कर रहा हूँ कि अगर 4 साल है तो 4 साल में हर वो आप संडे निकालते जाओ, वो बात नहीं कर रहा मैं ये कह रहा हूँ कि जिस दिन आपका पीरियड एक्सपायर हो रहा है उस दिन अगर कोर्ट बंद है तो वो वाला पर्टिकुलरली वो दिन जो है वो एक्सक्लूड होगा। आप संडे भी हो सकता है लेकिन हर वो संडे नहीं होगा जो पिछले 3 साल से आ रहा है। जस्ट वो होगा जिस दिन आपका टाइम पीरियड एक्सपायर हो रहा है वो वाला। समझ रहे मेरी बात? अच्छा, अब हमने सेक्शन 3 और 5 को मिला के पढ़ना है, इसका आंसर क्वेश्चन अगर आ गया तो हमने एक साथ करना है। अब उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन हमारा निकलेगा वो निकलेगा सेक्शन 6, 7 और 8 में से। देखें, लीगल डिसेबिलिटी, बेसिक जो मेन टॉपिक है वो है लीगल डिसेबिलिटी। उससे जो सेक्शंस डील करते हैं वो सेक्शन 6 है, 7 है, 8 है। इनको हमने साथ मिला के पढ़ना है। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो वो हमने इन इन तीनों को मिला के आंसर करना है। ठीक है। एलएलबी में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं, मोस्टली जुडिशरी में भी आते हैं। ठीक है। अब देखिए सेक्शन 6 बेसिकली क्या कहता है। सेक्शन 6 जो है वो डील करता है लीगल डिसेबिलिटी से रिलेटेड। लीगल डिसेबिलिटी क्या होती है? डिसेबिलिटी तो हमें पता है, नॉर्मल जो टर्म है, जो जनरल इंग्लिश का टर्म है कि भाई कोई भी अगर बंदा, अगर कोई फॉर सपोज के कोई इंसान है, किसी का हाथ टूटा हुआ है, कोई चल नहीं सकता, स्पेशल डिसेबल पर्सन है, ठीक है। लेकिन कानून की नजर में, लॉ की नजर में लीगल डिसेबल पर्सन कौन होता है? लीगल डिसेबल पर्सन वो होता है, 3 पर्सन होते हैं। एक तो जो माइनर हो वो लीगल डिसेबल है, जो इंसेन हो, जो इडियट हो, वो, ये तीन जो लोग हैं ये तीनों लीगल डिसेबल है। अब बेसिकली ये सेक्शन 6 जो है वो ये कह रहा है कि अगर एक बंदा है जो कि इंसेन है, समझ रहे मेरी बात, जो कि माइनर है या इडियट है, तो उसका जो सूट फाइल करने का टाइम पीरियड होगा, या उसका जो अपील फाइल करने का टाइम पीरियड होगा, या एप्लीकेशन फाइल करने का जो टाइम पीरियड होगा, वो तब तक स्टार्ट नहीं होगा तब जब तक उसकी मिनोरिटी खत्म नहीं होती, जब तक उसका जो है, या तो वो इंसेन से वापस सेन नहीं बनता, या वो जो है वो जो इडियट है उसकी वो खत्म नहीं होती। ये तीनों चीजें बेसिक क्या सेक्शन 6 ने हमें कॉन्सेप्ट दिया। सेक्शन 6 ये कहता है कि अगर ये तीन लोग हैं, ये कैटेगरी के लोग हैं, इनके खिलाफ टाइम पीरियड स्टार्ट नहीं होगा जब तक वो बच्चा है जो माइनर है, जब तक उसकी जो माइनर उसका वो मेजर नहीं होता तब तक वो टाइम पीरियड स्टार्ट नहीं होगा उसका सूट फाइल करने का, या अपील का, या एप्लीकेशन का। अगर वो इनसेन है तो उसका टाइम पीरियड खत्म नहीं होगा जब तक वो सेन नहीं बनता। यहां तक क्लियर है बात मेरी? तो यहाँ पे इसमें सिर्फ हमने सिंपल ये समझना है कि अगर कोई माइनर है तो उसका टाइम पीरियड स्टार्ट नहीं होगा, अगर कोई इंसेन है तो उसका टाइम पीरियड स्टार्ट नहीं होगा जब तक वो चीजें उनकी डिसेबिलिटी, जब तक वो लीगल डिसेबिलिटी खत्म नहीं होती है। देखिए अगर माइनर है, ठीक है, उसको उसका टाइम पीरियड 3 साल का कोई सूट फाइल करने का है तो वो रिजर्व रहेगा जब तक वो माइनर, वो उसकी एजर, वो जब तक मेजर नहीं होता। जिस दिन वो मेजर होगा उस दिन से उसके 3 साल काउंट होंगे। अगर फॉर सपोज एक बच्चा है, उसको एक सूट फाइल करना है, ठीक है, लेकिन अभी तो वो माइनर है जिसकी वजह से वो कर नहीं सकता, उसको सूट सूट का टाइम पीरियड क्या है? सूट का टाइम पीरियड है 3 साल का। हाल अभी उस बच्चे की एज क्या है? वो है 10 साल। 8 साल तक हम वेट करेंगे जब तक वो मेजर होगा। 18 साल होगा, 18 साल का होगा, वो मेजर हो गया। जिस दिन वो मेजर होगा उस दिन से लेके अगले 3 साल तक, मतलब जिस दिन वो मेजर हो गया उससे लेके उस दिन से लेके अगले 3 साल तक उसका, में ये टाइम पीरियड 3 साल फिक्स नहीं है क्योंकि वेरी करता है सूट टू सूट। किसी सूट का 6 साल होता है, किसी सूट का 3 साल होता है, किसी सूट का 9 साल, 12 साल होता है। तो उससे वो क्या है कि वो आगे जो है उसका टाइम पीरियड उस दिन से होगा जिस दिन वो मेजर हुआ है। समझ रहे मेरी बात? अब इसमें आगे क्या है, यहाँ पे तो मैंने आपको एक लीगल डिसेबिलिटी बताई कि या तो वो माइनर है, या तो वो इनसेन है, या इडियट है, ठीक है। नीचे इसका जो सेकंड क्लॉज बताता है सेक्शन 6 का, वो ये कहता है कि मान लो अगर किसी को दो डिसेबिलिटीज है, वो माइनर भी है वो इंसेन भी है, फिर क्या होगा? फॉर सपोज कि एक बंदा है, वो माइनर है, वो 17 साल का है, ठीक है। वो मेजर होने के पहले, मेजर होने से पहले, 18 साल होने से पहले पहले कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से वो इंसेन भी हो जाता है। अब वो माइनर भी है
वो इंसेन भी है। अब टाइम पीरियड कब स्टार्ट होगा? समझ रहे हैं मेरी बात? डबल लीगल डिसेबिलिटी आ गई। एक बच्चा माइनर था, फिर वो इंसेन भी बन गया। एक बच्चा 17 साल का है, 18 साल होने से पहले, मतलब मेजर होने से पहले वो इंसेन बन गया। अब टाइम पीरियड कब स्टार्ट होगा? अब टाइम पीरियड तब स्टार्ट होगा जब उसकी दोनों लीगल डिसेबिलिटीज खत्म नहीं होती है। फॉर सपोज कि वो एक जो माइनर है, 17 साल का है, वो एक साल के अंदर अंदर उसकी एक डिसेबिलिटी तो खत्म हो जाएगी ना, वो मेजर तो हो जाएगा 18 साल में, लेकिन वो इंसेन भी है, तो एक डिसेबिलिटी तो रह गई। तो जब तक उसकी आंख जो दूसरी डिसेबिलिटी है वो खत्म नहीं होती है, तब तक उसका टाइम पीरियड स्टार्ट नहीं होगा। समझ रहे मेरी बात? बेसिक इसमें जो समझने वाली चीजें हैं वो 3 से 4 चीजें, जो मैं दो आपको समझा चुका हूं। अगर कोई लीगल डिसेबल है, यानी माइनर है, इंसेन है, इडियट है, तो उसके अगेंस्ट में टाइम पीरियड स्टार्ट नहीं होगा, चाहे वो सूट का हो, अपील का हो, लिमिटेशन का हो, वो काउंट नहीं होगा जब तक वो मेजर नहीं बनता या सेन नहीं बनता। इसी तरीके से नीचे सब क्लॉज कहता है कि अगर एक बंदा है, उसको डबल लीगल डिसेबिलिटी है, माइनर था, एक तो लीगल डिसेबिलिटी है, मेजर बनने से पहले पहले, मेजर अभी बना नहीं है, अभी टाइम पीरियड स्टार्ट नहीं हुआ है उसका, बात में गौर कीजिएगा, मेजर बनने से पहले पहले उसको दूसरी लीगल डिसेबिलिटी आ गई, वो इंसान भी बन गया, तो अब उसका टाइम पीरियड काउंट नहीं होगा जब तक दोनों खत्म नहीं होंगे। एक साल में वो मेजर बन जाएगा, मतलब एक लीगल डिसेबिलिटी खत्म। अब इंसेन कब बनता है वो डिपेंड करता है, सॉरी, सेन कब बनता है वो डिपेंड करता है। तो जिस दिन वो सेन बनेगा, उस दिन से लेके आगे जो है वो उसका टाइम पीरियड स्टार्ट होगा। क्लियर होगी मेरी बात? अब आगे इसमें तीसरी बात आ जाती है डेथ से रिलेटेड। फॉर सपोज कि अगर एक बंदा है जो कि इंसेन है, ठीक है, अब वो फिलहाल सूट फाइल नहीं कर सकता, और लॉ ऑफ लिमिटेशन कहता है कि जब तक वो सही नहीं होता तब तक उसके अगेंस्ट में टाइम पीरियड एक्सीड नहीं करेगा। समझ रहे मेरी बात? जब तक हम सूट वो नहीं करेंगे, सॉरी, मतलब कहने का मकसद ये है कि जब तक वो सही नहीं होता तब तक उसके खिलाफ लॉ ऑफ लिमिटेशन टाइम पीरियड एक्सीड नहीं करेंगी। जो 3 साल का उसका टाइम पीरियड है, या उसका जो 6 साल का टाइम पीरियड है सूट फाइल करने का, वो वही रहेगा जब तक वो सही नहीं होगा। अब थर्ड जो सब क्लॉज इसका ये कहता है कि फॉर सपोज वो से इन सेन से सेन बनने से पहले ही वो मर गया। एक बंदा है, वो इंसेन है, वो सूट फाइल नहीं कर सकता, कब तक नहीं करेगा? जब तक वो सेन नहीं होगा। और जब तक वो सेन नहीं होगा, जब तक वो सही नहीं होगा, तब तक उसका जो सूट फाइल करने का टाइम पीरियड है, जो कि टाइम पीरियड खत्म तब तक नहीं होगा जब तक वो सेन नहीं होता। समझ रहे मेरी बात? अब उसका सेन होने से पहले पहले, वो सही होने से पहले पहले मर गया, अब क्या होगा? अब आगे उसके लीगल एड्स की बात। तो वो जो सूट है, वो उसके जो लीगल एड्स है वो फाइल कर सकते हैं। कब करेंगे फाइल? टाइम पीरियड का क्या इशू है? टाइम पीरियड उस दिन से काउंट होगा जिस दिन वो बंदा मरा और वो सक्सीड करा, वो सूट का जो कॉज ऑफ एक्शन था वो सक्सीड किया उसके लीगल एयर्स के ऊपर। तो लीगल एयर्स तो उसके सही है, तो लीगल एयर्स उसके जाके सूट फाइल करेंगे उस दिन। उस दिन से उसका टाइम पीरियड काउंट होगा जिस दिन से वो आदमी मर गया। एक इंसान है, सही इंसान है, नॉर्मल है, उसके 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 लीगल एयर्स भी हैं, ठीक है, तो अब वो आगे चल के किसी रीजन की वजह से इंसेन हो जाता है, ठीक है। नहीं, ड्यूरिंग लाइफ उसका नहीं होगा। देखें, एक इंसान है, उसके लीगल एयर्स भी हैं, ठीक है, अब वो बंदा इंसान है, अब जब तक उसकी वो इंसैनिटी खत्म नहीं होती तब तक वो सूट फाइल नहीं कर सकता। लेकिन जब उसकी इंसैनिटी खत्म होने से पहले पहले वो आदमी मर जाता है, तो वो राइट जो है वो
ट्रांसफर हो जाएगा किनको, वो राइट ट्रांसफर सक्सीड हो जाएगा किनको, वो हो जाएगा उसके लीगल एड्स को। उसका टाइम पीरियड फिर उस दिन से उसका टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। अब स्टार्ट तो हो गया, कब तक चलेगा वो डिपेंड करता है कि सूट क्या है, अलग अलग सूट्स होते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको देखे ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको इसीलिए बार बार ये बता रहा हूँ ताकि आपको वो चीजें मिक्स ना हो। देखे मेन चार चीजें हैं सेक्शन 6 के अंदर। सेक्शन 6 आपको समझ आ गया तो सेक्शन 7 और सेक्शन 8 को जो है वो समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक दफा आपको बताऊंगा, आपको बात क्लियर हो जाएगी। देखिए सेक्शन 6 ये कहता है, तीन चीजें मैंने आपको समझा दूंगा। सेक्शन 6 ये कहता है कि अगर एक बंदा वो लीगल डिसेबल है, माइनर है, इंसेन है, कोई नेटवर्क इशू था शायद, इसी वजह से डिस्कनेक्ट हो गया। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि अगर कोई माइनर है, डिसेबल है, तो उसका टाइम पीरियड स्टार्ट नहीं होगा जब तक वो चीजें उनकी खत्म नहीं होगी, डिसेबिलिटी खत्म नहीं होगी। डबल डिसेबिलिटी है तो जब तक डबल दोनों डिसेबिलिटीज खत्म नहीं होंगी तब तक वो टाइम पीरियड स्टार्ट नहीं होगा। तीसरी बात हमने ये समझी कि जिस दिन अगर उसकी इन द कंटिन्यूइंग ऑफ उसकी इंसैनिटी, अगर उसकी डिसेबिलिटी के दौरान वो मर जाता है, तो उसके जो लीगल एड्स है, राइट जो होगा सूट फाइल करने का, वो उनको सक्सीड हो जाएगा, वो ट्रांसफर उनको हो जाएगा, फिर वो करेंगे। जिस दिन वो मरा उस दिन से उसका टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा उसके लीगल एड्स के लिए। ठीक है। नंबर 4 जो बात है, नंबर 4 ये है कि इत्तेफाक की बात ये है, या एक मोस्ट कॉमनली ये होता तो नहीं है लेकिन फिर भी अब चीजें जो दी हुई है पढ़ने की चीजें तो मतलब पढ़ेगा। देखिए अब इसमें चौथी सिचुएशन ये है कि एक इंसान बंदा था, वो उसकी इंसैनिटी सही होने से पहले पहले वो मर गया। अब इत्तेफाक की बात ये है कि उसका जो बच्चा है वो माइनर है। अब क्या होगा, क्योंकि पिछली जो पीछे वाली हमने बात पढ़ी, जो थर्ड सब क्लोज में हमने पढ़ा, वो पढ़ा कि एक बंदा है जो कि अगर माइनर है और वो मर जाता है, सॉरी, जो कि इंसेन है और वो मर जाता है, उसका टाइम पीरियड कब स्टार्ट होगा सूट फाइल करने का उसके बच्चों के लिए, जिस दिन वो मरा। ठीक है। अब मैं आगे आपसे ये पूछ रहा हूं कि वो मर गया लेकिन उसका जो बच्चा है वो माइनर है। लेट सपोज कि उसके लीगल एज जो है, वो जो लीगल है उसका है, वो मेजर नहीं है, वो माइनर है। तो क्या होगा, तो ये होगा कि या तो आप वेट कर लो कि जब तक आपका एग्जैक्टली वही बात है शाहजेब वाली, कि जब तक आपका वो फिर वो जब तक वो चाइल्ड जो है वो मेजर नहीं होता तब तक वो फिर वो फाइल नहीं कर सकता, सूट फाइल नहीं कर सकता। सूट फाइल तो कर सकता है वो गार्डियन, अदर जो दूसरे सीपीसी में प्रोसीजर्स दिए गए कि गार्डियन अपॉइंट करे वो सारी चीजें। लेकिन हम ये सिर्फ यहाँ पे पर्टिकुलरली ये चीज समझ रहे हैं कि उसके खिलाफ टाइम पीरियड स्टार्ट नहीं होगा। ये आप जरा इसको डिफरेंस रखिएगा, इसमें ये नहीं है कि आप इसको मिक्स कर दें, क्योंकि वो नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू भी होता है और वो सारी चीजें जितनी भी सीपीसी के अंदर जब वो उसको करेंगे तो उसको कवर करेंगे। लेकिन फिलहाल टाइम भी इतना नहीं है, उसकी डिटेल में नहीं जा रहे। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि माइनर जो होगा उसके खिलाफ टाइम पीरियड स्टार्ट नहीं होगा। अदर ऑप्शंस हैं सूट बूट फाइल करने के, लेकिन सिंपल मैं आपको यहाँ पे ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसके खिलाफ टाइम पीरियड स्टार्ट नहीं होगा। अब
सेक्शन 6 जो है वो हमारा पूरा क्लियर हो गया, कवर हो गया कि एक बंदा जब माइनर होगा, इंसान होगा, तो उसके खिलाफ टाइम पीरियड जो लिमिटेशन का है वो स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद जो है आगे फिर हम आगे जाएंगे। आगे ये कहता है कि डबल डिसेबिलिटी है तब भी नहीं होगा। आगे जाता है कि अगर दौरान है उसकी डिसेबिलिटी वो मर जाता है तो लीगल एड्स करेंगे। अगर लीगल एड्स मेजर नहीं है, वो माइनर है, तो उस माइनर के खिलाफ टाइम पीरियड स्टार्ट लिमिटेशन का नहीं होगा। ये सेक्शन 6, मेन सेक्शन 6 था। ठीक है। अब उसमें आगे दो उसकी कंटिन्यू जो है ना सेक्शन आ जाते हैं, वो कितने जो है बड़े भी नहीं है और सिंपल है। सेक्शन 7 बेसिकली ये कहता है कि मान लो कि अगर जो पार्टीज हैं वो जो सूट फाइल करना चाहती हैं या जो अपील फाइल करना चाहती हैं, जो एप्लीकेशन फाइल करना चाहती हैं, वो दो या दो से ज्यादा लोग हैं। अगर कुछ लोग, दो या दो से ज्यादा लोग एक सूट फाइल करना चाहते हैं, ठीक है, या कोई अपील फाइल करना चाहते हैं, तो क्या होगा अगर उनमें से फॉर सपोज एक बंदा जो है वो इंसान है, ठीक है, वो इंसान है, बाकी दो जो है वो सही है, तो क्या वो सूट, तो क्या जो सूट फाइल करने का उनका टाइम पीरियड है वो रन करेगा? समझ रहे मेरी बात? क्या वो टाइम पीरियड रन करेगा, या वो सूट फाइल कर सकते हैं? क्योंकि एक बंदा तो इंसान है। तो इसमें बेसिकली सेक्शन 6 7 जो है वो सिंपल ये आंसर करता है, दो पार्टीज बताता है। वो देखता है कि अगर जितनी भी जो लाइबिलिटीज हैं या जितनी भी चीजें हैं, कोर्ट अगर जो जो बंदा इंसान है उसके बगैर वो सारी चीजें कर सकती है, उसकी इतनी जरूरत नहीं है, तो टाइम रन करेगा। ठीक है। अगर तो वो जरूरी है, उसके बगैर केस नहीं चल सकता, तो फिर टाइम पीरियड रन नहीं करेगा उन तीनों के अगेंस्ट में। बेसिकली यहाँ पे अगर सीपीसी की हम बात करें तो सीपीसी का ऑर्डर 1 रूल 10 इस चीज से डील कर। लीगल लैंग्वेज में आपको समझाऊं कि यहाँ पे दो पार्टीज की बात हो रही है, एक प्रॉपर पार्टी, एक नेक्स्ट पार्टी की बात हो रही है। ठीक है। प्रॉपर पार्टी क्या होता है? प्रॉपर पार्टी वो होता है कि जिसको अगर हम सूट में शामिल करें या ना करें इतना कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता है। नेसेसरी पार्टी ये होता है कि जिससे हम जिस जिसको एड करना लाजमी होता है, जिसके अलावा कोर्ट जो है वो केस फाइल, मतलब आप कोर्ट में केस चला नहीं सकते हो, जिसका होना जरूरी है। समझ रहे हैं? वो प्रॉपर और नेसेसरी पार्टीज होती है। अब सेक्शन 7 भी वही बात कर रहा है। सेक्शन 7 ये कह रहा है कि अगर दो या दो से ज्यादा लोग हैं वो सूट फाइल करना चाह रहे हैं, अगर उनमें से एक इंसान है, लेट सपोज के 3 लोग हैं, उनकी कोई पार्टनरशिप थी, ठीक है, किसी थर्ड फोर्थ पर्सन के साथ या फिफ्थ पर्सन के साथ उनका कोई इन्फ्रिंजमेंट हो गया, कोई मसला हो गया, अब उसके अगेंस्ट में वो तीनों लोग बनेंगे ना, वो फर्म जो है वो पूरे फर्म के नाम से सूट जाएगा, तो उसमें तो तीनों होंगे, तो तीनों में से एक तो इंसान बन गया, किसी रीजन की वजह से वो इंसान हो गया, तो क्या आप सूट फाइल करेंगे? क्या उनके खिलाफ जो राइट तो अप्रूव हो गया, जो 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 कॉज ऑफ एक्शन है वो तो हो गया, अब किस तरीके से वो सूट फाइल करेंगे? क्या लिमिटेशन का टाइम पीरियड जो है वो इनका स्टार्ट हो गया? ठीक है। तो यहाँ पे आंसर ये है कि डिपेंड करता है सूट की नेचर पे, पार्टी की नेचर पे। अगर पार्टी प्रॉपर पार्टी है, जो कि जिसका होना ना होना इतना कोई वो नहीं है, होना ना होना एक बराबर है, तो आपका टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया, तो आपका टाइम पीरियड रन करेगा। ठीक है। अगर आपका जो जो इंसान पार्टी है उसका होना जरूरी है, वो नेसेसरी पार्टी है, तो आपका टाइम पीरियड रन नहीं करेगा जब तक वो बंदा इंसान सेन नहीं बनता, जब तक वो बंदा सही नहीं होता तब तक आपका केस जो है, आपका जो टाइम पीरियड है वो आपका स्टार्ट नहीं होगा। बेसिकली ये चीज थी सेक्शन 7 में। सेक्शन 8 जो है दोनों सेक्शन की एक्सेप्शन बता रहा है। सेक्शन सेक्शन 6 और 7 की एक्सेप्शन क्या है? वो है सेक्शन 8। सेक्शन 8 ये कहता है कि जो लीगल डिसेबिलिटी है, जो मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ प्रेम्पशन, आपको मैंने समझाया था कि लॉ ऑफ प्रेम्पशन का जो टाइम पीरियड है वो 1 साल का है। ठीक है। लॉ ऑफ प्रेम्पशन का जो टाइम पीरियड है वो 1 साल का है, 1 साल के अंदर अंदर आपने सूट फाइल करना है। तो बेसिकली सेक्शन 8 ये कहता है कि सेक्शन 6 और सेक्शन 7 ये दोनों सेक्शन लॉ ऑफ प्रीएम्पशन के ऊपर अप्लाई नहीं करते। और बेसिकली दूसरी जो पॉइंट ये बता रहा है स्पेशल, जो इसका सेक्शन 8 एक्सेप्शन ये है कि इसमें जब आप मेजर बनेंगे, जब आप इंसान से इंसान बनेंगे,
तो आपके पास मैक्सिमम जो टाइम पीरियड होगा वो 3 साल होगा, उससे मजीद आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। समझ रहे हैं मेरी बात? कि मान लो अगर एक सूट आपने फाइल करना था, उसकी जो टाइम पीरियड की जो टाइम पीरियड है, जो लिमिटेशन उसकी है, वो 6 साल है। अगेन ये सेक्शन 8 मैं समझाता हूँ आपको। देखें, हमने अभी पढ़ा सेक्शन 6 और सेक्शन 7 में कि भाई अगर कोई जो लीगल डिसेबिलिटी अगर किसी को है तो उसके अगेंस्ट में टाइम पीरियड रन नहीं करेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन सेक्शन 8 जो है वो सिंपल दो चीजों की एक्सेप्शन दे रहा है। दो चीजों की एक्सेप्शन क्या दे रहा है? वो कह रहा है कि एक तो ये दोनों सेक्शन 6 और 7 लॉ ऑफ प्रीएम्पशन के ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे। कैसे? लॉ ऑफ प्रीएम्पशन का टाइम पीरियड मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 10 में दिया गया है। लॉ ऑफ प्रीएम्पशन का जो टाइम पीरियड है वो 1 साल का है। ठीक है। अब मान लो कि आप अभी इंसेन बन गए। अब आपका जो पड़ोसी है वो प्रॉपर्टी सेल कर रहा है या वो कुछ कर रहा है, ठीक है, राइट तो आपका बन रहा है, लेकिन अभी आप कुछ कर नहीं सकते, आप इंसेन हो। टाइम पीरियड 1 साल का आपके पास है। अगर आप उस 1 साल के अंदर अंदर आ जाते हो तो ठीक है। अगर आप उस 1 साल के अंदर अंदर नहीं आते तो आपका जो टाइम पीरियड 1 साल का जो था वो आप ऐसे नहीं कहेंगे कि इस दौरान मैं इंसेन था, इस साल में मैं इंसेन था, इस वजह से मैंने सूट फाइल नहीं किया, क्योंकि लॉ ऑफ प्रीएम्पशन पे ये सेक्शन 6 और 7 अप्लाई नहीं कर सकता। उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैं यहाँ पे रहता हूँ, मैं अपना फ्लैट ये सेल करके किसी थर्ड पर्सन को दे रहा हूँ, ठीक है, वो आके यहाँ पे रह रहा है, उसको 10 साल यहाँ पे हो गए, वो रह रहा है यहाँ पे। अब 10 साल बाद अगर आप सेम बन रहे हो और फिर आप मेरे खिलाफ प्रीएम्पशन का सूट फाइल कर रहे हो, तो फिर तो ये जस्टिफाइड तो नहीं है। आप किस तरीके से एक बंदे को बोलोगे जो कि 10 10 साल से यहाँ पे रह रह चुका है कि भाई आप ये जगह खाली कर दो, लॉ प्रियम्पशन में ये मेरा राइट है इसका? वो बोलेगा 10 साल आप कहाँ थे? समझ रहे हैं? तो ये जस्टिफाई नहीं है। लॉ प्रियम्पशन का एक ही है कि आप 1 साल के अंदर अंदर करेंगे, चाहे आपके पास लीगल डिसेबिलिटी है नहीं है, वो चीजें मैटर नहीं करती। आप जो है इसमें 1 साल के अंदर सूट फाइल करेंगे, आपका टाइम पीरियड स्टार्ट होगा। वो टाइम पीरियड लॉ प्रियम्पशन में आपका 1 साल का रुकेगा नहीं, इस लीगल डिसेबिलिटी की वजह से। सिंपल ये कहने का मकसद था मेरा बताने का। एक एक्सेप्शन तो ये है। दूसरी एक्सेप्शन क्या है? दूसरी एक्सेप्शन ये है कि इसमें मैक्सिमम हमें टाइम मिल गया 3 साल का। कि अगर फॉर सपोज कोई सूट है जो कि मुझे 6 साल, उसका टाइम पीरियड 6 साल का है, लेकिन अभी मैं इंसेन हूँ या मैं माइनर हूँ, मैं फाइल नहीं कर सकता, 10 साल मेरी इंसैनिटी चली या 10 साल में माइनर रहा, तो उसके बाद जब मैं सेन हुआ तो मैं वही 6 साल नहीं लगाऊंगा सूट फाइल करने का कि भाई चलो मेरे पास 6 साल का लिमिटेशन का टाइम पीरियड है इस सूट को फाइल करने का। जब आप इंसेन बनोगे, जब आपकी लीगल डिसेबिलिटी खत्म होगी, लीगल डिसेबिलिटी खत्म होने के फौरन, उस जिस दिन आपकी लीगल डिसेबिलिटी खत्म हुई उसके अगले 3 साल तक, मैक्सिमम 3 साल तक आपकी टाइम पीरियड होगा आपके पास, बस। उससे ज्यादा आपको एक्सटेंड नहीं करेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? ये था दूसरा, इसका मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन था वो ये था। अब हमने सेक्शन 6 और 7 को समझ लिया। इसमें यह है कि अगर कभी भी इसमें यह है कि अगर कभी भी आप जो है आपका क्वेश्चन है कि सर लिमिटेशन खत्म हो फिर अपना राइट बगैर रेमेडी कैसे मिलेगा? सर देखें, उसमें बेसिकली लिमिटेशन जो होती है वो आपकी जो रेमेडी है वो एक्सटिंग्विश करती है। मेरी रेमेडी क्या थी? मैंने लेट सपोज के यार आप म्यूट कर दें और मैं आपको आंसर करता हूँ। देखिए, मेरी रेमेडी क्या थी? फॉर सपोज मैंने आपको पैसे दिए थे, मुझे आपसे लेने हैं। अब रिकवरी ऑफ सूट में फाइल करूंगा, समझ रहे मेरी बात? लेकिन वो 3 साल के अंदर अंदर करना था, मैंने नहीं किया 3 साल के अंदर, टाइम पीरियड मेरा गया, तो मेरी रेमेडी गई। अब मुझे तो सूट फाइल करना था वो मैं नहीं कर सकता, लेकिन जो मेरे पैसे आपके अगेंस्ट में है वो तो मैं लूंगा ना आपसे।
वो तो मेरा खत्म, राइट मेरा खत्म बेसिकली नहीं हुआ। तो उसके लिए बहुत सारे और ऑप्शंस हैं, जैसे के लिए अगर हम म्यूचुअली कोई एग्रीमेंट करते हैं, कोई अगर आपको अगर मेरे ऊपर तरस आ जाता है, आप मुझे देते हैं, या कोई और तरीके हैं कि कोई और आपस में बैठ के सुलह हो जाती है, या किसी तरीके से जैसे जो जिरगा एक बैठता है उसमें कुछ चीजें हो जाती है कि भाई फैसला हो गया कि यार आप जो गांव के बड़े लोग होते हैं, जो जिस तरह होता है सिस्टम कि भाई बैठ के अगर वो चीजें कर ली, तो ये सारे ऑप्शन है ना। इसमें भी लिमिटेशन में भी एक ऑप्शन है, वो आगे सेक्शन 19 में मैं आपको समझाऊंगा कि अगर मेरा लिमिटेशन का वो मेरा टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया लेकिन उसके बाद अगर आप अपनी चीज एक्नॉलेज कर रहे हो कि यार बिल्कुल मोहम्मद भाई आपको जो है ना वो इनायत ने तो पैसे देने थे, वो आपने एग्री कर दिया, बीइंग इनायत आप मुझसे एग्री कर रहे हो, रिटर्न में एग्री कर रहे हो कि यार वाकई मुझे पैसे तुम्हें देने थे लेकिन मैंने दिए नहीं, मैं तुम्हें दूंगा, तो फिर मेरा टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीजें हैं जो कि अभी आहिस्ता आहिस्ता हम समझेंगे, लेकिन फिलहाल जो है वो चीजें जहां तक मैं आपको समझा रहा हूँ वहां तक उसको थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करें। ये सारी चीजें मैं आपको जैसे जैसे आगे चलेंगे समझा दूंगा, ठीक है। अब हमने क्या समझा, हमने सेक्शन 3 और 5 का समझा। अगर जब भी क्वेश्चन कंडोनेशन से रिलेटेड आएगा तो सेक्शन 3 और 5 चलेंगे हम। समझ रहे हैं मेरी बात? आप प्लीज म्यूट कर दें अपनी उसको कॉल को। सेक्शन 3 और 5 को कनेक्ट करेंगे। अगर आगे हमारे क्वेश्चन कोई आ जाता है लिमिटेशन से रिलेटेड, सॉरी इससे एलएलबी में या अपना जुडिशरी में कि भाई लीगल डिसेबिलिटी क्या होती है, तो हमने सेक्शन 6, 7 और 8 को साथ में पढ़ना है और उसका आंसर करना है कि सर लीगल डिसेबिलिटी ये होती है। उसका सेक्शन 7 ये कहता है कि अगर लेट सपोज के ज्यादा लोग हैं तो ये होगा। और सर उसमें एक्सेप्शंस ये दी गई है, दो एक्सेप्शंस। एक तो लिमिटेशन जो है वो लीगल डिसेबिलिटी जो है सेक्शन 6 और 7 जो है दोनों लॉ प्रियम्पशन के ऊपर अप्लाई नहीं करते। दूसरा सर ये है कि इसमें मैक्सिमम जब हम इनसेन से सेम बनेंगे तो हम मैक्सिमम हमारे पास जो टाइम पीरियड होगा सूट फाइल करने का वो 3 साल का होगा। फिर हम ये नहीं देखेंगे कि सूट का टाइम पीरियड 6 साल का है 12 साल का है, 3 साल का होगा। ये हमने सेक्शन 7 8 तक कवर कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद तीसरा जो इस हमारे पार्ट में जो सेकंड पार्ट हमारा था, जो कि डिसमिसल ऑफ सूट अपील और एप्लीकेशन से डील करता है, सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन से डील करता है सेक्शंस का, सेकंड पार्ट डील करता है ये चीजों से जो मैंने आपको समझाई। सेकंड पार्ट में से अगर कोई क्वेश्चन आ भी सकता है, अगर जुडिशरी में आ रहा है, एलएलबी के एग्जाम में आ रहा है, वो आएगा सेक्शन 9 में से। तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब सेक्शन 9 में से आता है कि आपका जो जो लिमिटेशन का टाइम पीरियड है वो स्टार्ट कब होगा। वो ये कहता है कि स्टार्ट कब होगा। और दूसरा जो इसका मेन क्वेश्चन इसमें हम समझेंगे वो ये कहता है कि अगर एक दफा टाइम पीरियड आपका स्टार्ट हो गया, क्या वो दोबारा रुक सकता है या नहीं रुक सकता। ये सारी चीजें तो दो मेन क्वेश्चंस हम इसमें कवर करेंगे सेक्शन 9 में। सेक्शन 9 हमें क्या समझाएगा, सेक्शन 9 हमें ये समझाएगा कि अगर आपका एक दफा टाइम जो है स्टार्ट हो गया तो क्या वो दोबारा रुक सकता है कोई भी लीगल डिसेबिलिटी की वजह से या किसी भी चीज की वजह से। दूसरा कि स्टार्ट होगा कब। दो चीजें। अब देखें, पहली बात तो ये है कि स्टार्ट कब होगा, टाइम पीरियड हमारा स्टार्ट कब होता है लिमिटेशन का, जब हमारा कॉज ऑफ एक्शन हमें अराइज हो, ठीक है। जब अब कॉज ऑफ एक्शन अराइज कब होता है, कॉज ऑफ एक्शन हमारा अराइज कब होता है जब वो फैक्ट्स वो हैपेंड हो, जब जो बातें हमने बोली हैं वो होनी चाहिए, मतलब वो चीजें हैपेंड हो। जब वो काम हो गया, जो मैंने आपको बोला कि ये काम होगा, जब वो काम हो गया तब मेरा टाइम पीरियड, तब कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा। जब कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा तो मेरा टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। सिंपल करता हूँ जहां तक आपको समझ नहीं आया होगा। देखें, फॉर सपोज कि मैंने आपसे घर खरीदा, मैंने आपको बोला कि मैं 2024 दिसंबर के मंथ में आपको मैं पैसे पे करूंगा। समझ रहे हैं मेरी बात? मैंने आपको क्या बोला कि दिसंबर के
फला डेट पे, मान लो 15 डेट पे, 15 तारीख पे, दिसंबर 15 पे मैं आपको 2024 में आपको पैसे दूंगा। ये मैंने आज आपको ये बात बोली है। अब आगे क्या होता है, अभी अक्टूबर है, नवंबर आएगा, नवंबर में मैं जाके आपको एक बात बोलता हूँ कि सर जो है मैं आपको दिसंबर में कोई पैसे देने वाला नहीं हूँ, कोई पैसे मेरे पास नहीं है, मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। तो क्या नवंबर में जाके आपको कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा, या नवंबर में जाके आप सूट फाइल करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारा बेसिकली जो फैक्ट्स मैंने आपको लिख के दिए हैं कि ये चीजें कब होंगी, ये चीजें दिसंबर में होनी है। तो जब तक दिसंबर 15 तक ये सूट हम नहीं करते, जब तक दिसंबर 15 वो नहीं गुजरता, तब तक मैं मुझे कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, ठीक है, और तब तक मेरा टाइम पीरियड स्टार्ट नहीं होगा। सिंपल बात ये। तो बेसिकली हमारा टाइम पीरियड तब कब स्टार्ट होता है, तब होता है जब हमारा जो फैक्ट्स होते हैं वो हैपेंड होते हैं। एक बात। दूसरी बात, सेक्शन 9 ये कहता है कि क्या जब एक दफा टाइम स्टार्ट हो गया तो क्या दोबारा हम उसको स्टॉप कर सकते हैं? तो सेक्शन 9 इसमें क्लियर एंड कट ये बोलता है कि एक दफा अगर आपका टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया तो वो दोबारा नहीं, आपको आप उसके ऊपर सूट फाइल कर सकते, मतलब वो स्टॉप नहीं कर सकते आप उस टाइम को। लेट सपोज कि आपकी डिसेबिलिटी एक दफा खत्म हो गई, तो आपका टाइम पीरियड तो स्टार्ट हो गया, दोबारा आपको डिसेबिलिटी होगी तो आपका वो टाइम पीरियड अब रुकेगा नहीं। वंस अगर आपका टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया तो वो दोबारा टाइम पीरियड रुकेगा नहीं। सिंपल क्वेश्चन, इसका आंसर जो है आर्टिकल सेक्शन 9 का वो ये कि एक दफा अगर आपका टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया तो वो दोबारा रुकता नहीं है। लेकिन लॉ में क्या होता है, लॉ में एक वो मशहूर एक कहावत भी है कि वेयर देयर इज अ लॉ देयर इज अ रेमेडी। ठीक है। अब यहाँ जहां भी लॉ होता है, ठीक है, या जहाँ पे राइट होता है वहां पे रेमेडी होती है, ठीक है, या जहाँ पे लॉ होता है वहां पे एक्सेप्शन होती है, ठीक है, वेयर देयर इज लॉ देयर इज एक्सेप्शन। ठीक है, तो बात ये है कि इसमें भी एक्सेप्शंस हैं। अब वो एक्सेप्शंस क्या है, क्या ऐसी सिचुएशन है? सेक्शन 9 तो क्लियर बोल रहा है कि हम नहीं टाइम रोकेंगे। अगर आपका एक दफा टाइम स्टार्ट हो गया तो हम उसको दोबारा नहीं स्टॉप होगा, वो किसी सूरत में स्टॉप नहीं होगा। लेकिन आगे कुछ सेक्शन है, जैसे सेक्शन 4 है, मैंने आपको बताया था कि कोर्ट्स बंद होगी तो आपका टाइम पीरियड रुकेगा। ठीक है। आगे सेक्शन 12 है, सेक्शन 13 है, 13 से लेके 20 तक जितने भी सेक्शंस हैं वो बेसिकली वो चीजें बताते हैं कि किन सिचुएशंस में आपका टाइम पीरियड स्टॉप होगा। यहाँ तक आपको बात से क्लियर आ गई कि अगर हमसे हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर आप मुझे बताएं कि जब कंटिन्यू टाइम हो जाता है, जब टाइम रनिंग में आ जाता है, तो क्या वो टाइम स्टॉप हो सकता है? अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है तो उसका आंसर आप सेक्शन 9 से स्टार्ट करेंगे कि जो बेसिक जो जनरल रूल है वो ये है कि स्टॉप नहीं होगा। लेकिन उसकी कुछ एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन सेक्शन 4 है, सेक्शन 12 है, सेक्शन 13 है, आगे 20 तक जितने भी सेक्शन है वो इसकी एक्सेप्शन है, वो सारी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद सेक्शन 10 और 11 जो है वो दोनों फॉर्मल है, वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है नहीं। बेसिकली सेक्शन 10 ये कहता है कि आप जो आपका एक्सप्रेस जो ट्रस्टीज हैं उनके खिलाफ सूट फाइल कभी भी कर सकते हैं, कोई भी उस पर टाइम पीरियड रिक्वायर्ड नहीं है। दूसरा जो जो सेक्शन 11 है वो ये कहता है कि जो, अब फॉर सपोज कि अगर कोई आप बैठ के फॉरेन में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अब यहाँ से दो लोग जाते हैं दुबई, और दुबई में बैठ के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करने के कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो जो मैं सूट फाइल करूंगा पाकिस्तान में करूंगा ऑब्वियसली, ठीक है, पाकिस्तान में करूंगा, तो उसके ऊपर जो लिमिटेशन अप्लाई होगी वो यही होगी जो लिमिटेशन एक्ट 1908 में दी गई है। अदर साइड आप ये नहीं कर सकती कि आप जो है वो बोले कि नहीं दुबई दुबई का लॉ ये होता है और दुबई में लिमिटेशन ये है और इस तरीके से वो चीजें अप्लाई नहीं होगी। लिमिटेशन एक 1908 इस पे अप्लाई होगा। समझ गए मेरी बात? दोनों इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है इसमें, दोनों फॉर्मल है, तो इस पे मैं ज्यादा इतना टाइम नहीं लूंगा, वैसे भी टाइम अप हो गया। सेक्शन 10 में कोई जरूरी नहीं है ट्रस्टी के खिलाफ सूट करने के लिए टाइम पीरियड। 11 ये कहता है कि आप दुबई में कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, आप बैठ के कहीं पे भी बनाओ आउट ऑफ कंट्री, लेकिन जब आप सूट फाइल पाकिस्तान में करोगे उससे रिलेटेड तो लिमिटेशन जो होगी वो एप्लीकेबल होगी यहाँ की, एज पर लिमिटेशन एक्ट 1908।
अब यहाँ तक आज का जो है वो आज हम यहीं तक इसको वाइंड अप करते हैं। फिर आगे जो है बाकी जितने भी सेक्शंस इसके रहते हैं वो फिर हम कल के इसमें करेंगे इंशाल्लाह, कोशिश की उसको क्लियर करें सारे, ताकि हमारा पूरा ये जो एक्ट है वो हमारा कवर हो जाए। आई होप कि आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। और जितने भी क्वेश्चंस होंगे या जितने भी पार्ट टू में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैंने आपको क्लियर करवा दिए। एक तो ये कंडोनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, लीगल डिसेबिलिटी से रिलेटेड होते हैं, और आपका कंटिन्यूस ऑफ रनिंग ऑफ टाइम जो सेक्शन 9 है उससे रिलेटेड क्वेश्चन निकलता है कि कब आपका स्टार्ट टाइम होता है, और जब एक दफा स्टार्ट हो गया तो क्या दोबारा रुक सकता है टाइम। अगर मैं इंसेन हूँ, ठीक है, अगर मैं सेन बन गया, मेरा टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया, दोबारा इंसैनिटी की वजह से टाइम पीरियड रुक सकता है। ये सारी चीजें, तो बेसिक इसका फ्रंट आंसर ये है कि नहीं रुकेगा। बाकी आगे इसके और कनेक्टेड जो वो सेक्शंस हैं वो हम अ, उसकी एक्सेप्शंस बताती हैं कि 12 13 14 15 सेक्शन जितने भी हैं वो सारी चीजें जो है फाइल होंगी। मतलब उसमें वो सारी एक्सेप्शंस हैं कि उनमें हम अपना सूट जो है, वो जो टाइम पीरियड है, रनिंग टाइम पीरियड है, उसको रोक सकते हैं। वो सारे एक्सेप्शन में आ जाएंगे। अगर आप कल को आपसे कोई क्वेश्चन करता है किस तरीके से टाइम स्टॉप होता है, वंस अगर वो बिगिन हो गया, तो आप वो सेक्शन 9 से स्टार्ट करके और सेक्शन जो है 12 से लेके फिर 20 तक वो सारा हवाला दे सकते हैं। वो बाकी के सेक्शंस आगे हम इसमें कल समझेंगे। कल हम स्टार्ट जो करेंगे वो पार्ट 3 से करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन से आगे हम जो है जितनी भी सारी चीजें उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है सर। तो यार गार्डियन से रिलेटेड मोहम्मद अहमद आपका क्वेश्चन जो था गार्डियन वाला ना, कि क्या गार्डियन कर सकता है, तो मैं आपको वही बात समझा रहा था कि हम जो ये चीज समझ रहे हैं या पढ़ रहे हैं, आपको मेरी आवाज आ रही है? जरा एक दफा समझ लीजिएगा। देखें, मैं आपको यही समझा रहा था कि गार्जियन जो है वो तो सूट फाइल करते हैं, कर सकते हैं, लेकिन लॉ ऑफ लिमिटेशन जो है वो सिर्फ बेसिक ये चीज बताता है कि जो माइनर है, अगर कोई बंदा और उसको कोई कॉज ऑफ एक्शन है, कॉज है, अगर वो सूट फाइल करेगा तो उसके खिलाफ टाइम पीरियड रन नहीं होगा जब तक वो मेजर नहीं होता। लेकिन अगर वो किसी गार्जियन के थ्रू सूट फाइल करवाना चाह रहा है तो वो होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? दोनों चीजें अलग अलग हैं। अगर फॉर सपोज के मैं माइनर हूं तो मेरे अगेंस्ट में टाइम पीरियड रन नहीं होगा। मैं आपको जब से यही समझा रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि सूट फाइल नहीं कर सकते हम, बहुत सारे तरीके हैं सीपीसी में, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि मेरे अगेंस्ट में टाइम पीरियड रन नहीं करेगा। एक होता है ना कि भाई अगर मैं घर बैठा हुआ हूँ, एक बंदा है जो नॉर्मल मेजर बंदा है, अगर उसको कोई कॉज ऑफ एक्शन आज अप्रूव हुआ है तो जाके सूट फाइल करे। अब सूट डिपेंड करता है कि कितने साल की उसकी टाइम पीरियड है, 1 साल है, 3 साल है, 4 साल है। लेट सपोज के 4 साल है, वो घर पे बैठा हुआ है 4 साल, तो उसका टाइम पीरियड तो चल रहा है ना लिमिटेशन का, 4 साल बाद वो खत्म हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात? लेकिन अगर एक माइनर बच्चा है, उसके खिलाफ वो टाइम पीरियड ही स्टार्ट नहीं होगा जब तक वो मेजर नहीं होगा। जिस दिन वो मेजर होगा फिर उस दिन वो सूट का टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले अगर करवाना चाहे तो गार्जियन के थ्रू हो जाता है। सिंपल बात है। मैं इसी वजह से पूरी कोशिश कर रहा था कि आपको चीजें पोर्शंस में बना के और वो करके दूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। चले कोई बात नहीं है। बस ये काफी है कि आपको चीज समझ आ गई। यार अम्मार, आप जो नोट्स की बात करें, नोट्स ये है कि नोट्स में मेरे पास नोट्स इसके नहीं होते, मैं बुक से ही पढ़ाता हूँ। और जितनी भी चीजें होती है, अभी भी देखें लिमिटेशन का बुक है मेरे पास, और कुछ नहीं है। तो बात ये है कि आप जितना भी मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ ना, आपको जो मैं दे रहा हूँ, इसका कोई कोई कहीं और से ये बातें मैं नहीं निकाल रहा। आप जनरल, आप बेयर इट ले लो, आप पीडीएफ खोल लो मोबाइल में, ये सारी चीजें उसी में लिखी हुई है। कोई मैं बाहर से कोई किसी कमेंट्री से नहीं लेके आ रहा कोई चीजें, या कहीं और से लेके नहीं आ रहा, ये इसी में से ही आ रहे हैं।
तो आप जस्ट अगर बुक आपके पास होगा, आपके पास एक सेक्शंस पढ़े होंगे, तो आप इजीली उनको समझ जाएंगे। जो मैं बात कर रहा हूँ आपको समझ आ जाए। अभी मैंने आपको समझा दिया कि क्या चीजें हमने पढ़ी हैं, किस तरीके से वो काम करती है। अगर आप एक दफा उनको जब भी आपको टाइम मिलता है आज में, अगर आप उनको एक दफा गो थ्रू करेंगे तो आपको और अच्छे से चीजें समझ आ जाएंगी। अब इंशाल्लाह फिर कल बाकी के करते हैं पोर्शंस। आज टाइम बहुत काफी हो गए। जी जी बोले, आप बोले, बोले तो मेरे को। मोहम्मद अहमद, आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कोई भी लेक्चर स्टार्ट हो? यार मैं आपको वही बात समझा रहा हूँ कि अच्छा मैं ऐसा करूंगा कि जो पीडीएफ, अब मसला ये है कि आप, आपके पास मोबाइल होता है, आपके पास इंटरनेट होता है, आप सिंपल, अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है, मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बुक में से पढ़ाता हूँ, कहीं और से नहीं पढ़ाता, कोई और नोट्स नहीं होते। मैं, आप ऐसा करें कि अगर आपके पास बुक नहीं है, आप जस्ट गूगल क्रोम पे जाके लिमिटेशन एक्ट का पीडीएफ फाइल खोल दें। वही चीजें जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ओके, ठीक है सर, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ तो बुक, ये तो अच्छी बात है ना, फिर बुक में से पढ़ा करें। आप बुक में से, आप बुक अपने पास रखा करें। सेक्शंस वही है, अभी अगर आपके पास बुक है आप एक दफा गो थ्रू कर लें, जितने भी हमने सेक्शंस पढ़े हैं उनको पढ़ लें। उसी में से वही चीजें हमने निकाली हैं। तो ये था, यहाँ तक जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सारी आज हमने कवर कर ली। पार्ट बेसिकली 2 हमने कवर कर लिया। इसमें से 3 मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल सकते हैं जो कि मैं आपको बता दी। अब हम कल पार्ट 3, 4 और 5 को कवर करेंगे। उसके बाद क्या होगा कि हमारा लिमिटेशन का एक जो है पूरा कवर हो जाएगा। फिर आगे बाकी फिर देखेंगे किस तरीके से चलना है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।